डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2001 से 2010 तक। चैप्टर 2001 फायर स्प्रिट का ज़हूर। सैफ अली के हमले के बाद स्टील पपेट 4 कदम पीछे लड़खड़ाया और तकरीबन अपना तवाज़ुन खो बैठा। ये कैसे मुमकिन है? आयरन टूथ की आंखों में हैरत छा गई जब उसने अपने पपेट के किट को घूरा। एक ही हमले से स्टील पपेट ने अपनी 1000 कल पायदारी में से फौरी तौर पर 3 पॉइंट्स खो दिए। सैफ अली की हमला आवर ताकत गैर मामूली हद तक ज्यादा थी, जो अमली तौर पर मीथक राकेशों का मुकाबला कर रही थी। आयरन टूथ अकेला शख्स नहीं था जो हक्का बका रह गया था। सुन रीलिम के करीबी खिलाड़ी भी दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि गेम के इस मरहले पर स्टील पपेट के खिलाफ खड़े होने की ताकत रखने वाला कोई खिलाड़ी मौजूद होगा। एक खिलाड़ी के बजाय सैफ अली एक राकुशस था। अपने पहले हमले की कामयाबी के बाद सैफ अली ने एक बार फिर पपेट की तरफ धावा बोल दिया। शेडो ब्लेड। इस देवहकल ढांचे की तरफ 10 वार किए गए, जिनमें से हर हमले में सैफ अली की 100% ताकत शामिल थी। दफ हो जाओ, आयरन टूथ ने अपने पपेट को कंट्रोल करते हुए धाड़ कर कहा। स्टील पपेट के चारों बाजू घूमने लगे, जिससे एक ऐसा तूफान पैदा हुआ जिसने सैफ अली के तमाम 10 हमलों का मुकाबला किया। पपेट की तलवारों ने हमलों को रोकते हुए हुआ के ब्लेड बनाए, जो सैफ अली की तरफ उड़े और उसे अपना दिफा करने पर मजबूर कर दिया। 3 सेकंड के बाद तूफान थम गया, जिसके नतीजे में स्टील पपेट के खड़े होने की जगह पर कई मीटर गहरा गड़ा पड़ गया। इस ढांचे के अर्द गिर्द 50 गज के दायरे का इलाका जिंदगी से खाली था। तो क्या ये स्टील पपेट की महारतों में से एक है? अपने हरीफ को देखते हुए सैफ अली के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। वाकई हैरत अंगेज है। ऐसा लगता है कि एक तो 2 खिलाड़ी के तौर पर बरांस कामबीट पपेट को शिकस्त देना वाकई नामुमकिन है। स्टील पपेट का हर हमला एक डिफेंस ट्रीट से मशाबहत रखता था। इस हकीकत का कि इसके 4 बाजू थे, मतलब यह था कि ये 4 ट्रीटस चला रहा था। ये बगैर आराम किए हमले कर सकता था। सिर्फ असल डिफेंस ट्रीटस के बरक्स स्टील पपेट दूरमार हमलों की सलाहियत नहीं रखता था। इसके बावजूद ये इतना ताकतवर था कि किसी भी आम तीन माहिर को मुश्किल में डाल सके। मजीद बरा, स्टील पपेट का दिफा आला और महारतें ताकतवर थीं, जिनमें से हर एक औसत तीन के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जादू से ज्यादा ताकतवर थी। यही वो वजूहात थीं जिनकी बना पर मुख्तलिफ बड़ी ताकतें कामबीट पपेट्स को अपने सबसे तबाहकुन ट्रम्प कार्ड्स के तौर पर इस्तेमाल करती थीं। अगरचे सैफ अली में 2 फोल्ड बरसरक को फाल करने के बाद इंटरमीडिएट मैजिक ईरे के दबाव में रहते हुए किसी भी आम मीथक राकुशस से लड़ने की ताकत थी, लेकिन ये मुरक्कब महारतें सिर्फ 20 सेकंड से कुछ ज्यादा देर तक बरकरार रहती थी। वो इतने कम वक्त में स्टील पपेट को शिकस्त नहीं दे सकता था। ये फैन, अगरचे तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन स्टील पपेट सिर्फ आम हमलों तक महदूद नहीं है। मैं तुम्हें इसकी हकीकी ताकत का मजा चुके हुआ हैगा, वो आयरन टूथ ने सैफ अली को घूरते हुए तंजिया अंदाज में कहा। इसे हैरत हुई थी कि सैफ अली ने वाकई इसके पपेट को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन स्टील पपेट के पास 3 ऐसी महारतें थीं जो बेमिसाल हद तक ताकतवर थी। उसने सैफ अली को पीछे धकेलने के लिए जो महारत इस्तेमाल की थी, वो एक ताकतवर नाक बैक असर के साथ एक दिफाई महारत थी। जब उसे फाल किया जाता तो ये महारत 50 गज के दायरे में मौजूद तमाम दुश्मनों को पीछे धकेल देती थी। पपेट की बाकी दोनों महारतें जारहाना महारतें थीं, स्टील मेट्योर और तेज जजमेंट। स्टील मेट्योर एक सिंगल टारगेट महारत थी, जबकि तेज जजमेंट एक एओई थी। चूंकि दोनों महारतें बहुत ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स इस्तेमाल करती थीं, इसलिए इसने उन्हें इस्तेमाल करने से गुरेज किया था, लेकिन इस लड़ाई के आगे बढ़ने के अंदाज को देखते हुए इसके पास मैजिक क्रिस्टल्स बचाने की गुंजाइश नहीं थी। अचानक स्टील पपेट की पुश्त उभर आई। इसकी पुश्त से सैकड़ों जादुई गोलियां निकलें और दूर खड़े सैफ अली की तरफ उड़ीं। अगरचे हर जादुई गोली में सिर्फ 3 के उरूज की ताकत थी, लेकिन यह हमला एक 3 खिलाड़ी को फौरी तौर पर मार सकता था, क्योंकि इसने एक साथ कई 100 गोलियां फायर की थी। ताहम, जैसा कि सबको तवक्को थी कि जादुई गोलियां सैफ अली के टुकड़े टुकड़े कर देंगी, इस सोवर्ड्समैन के गिर्द सुनहरी इलाही नकूश जाहिर होना शुरू हो गए। जिस लम्हे जादुई गोलियां इलाही नकूश से टकराईं, वो जलती हुई भट्टी पर गिरने वाले बर्फ के गालों की तरह बुखारात बनकर उड़ गईं।
पलक झपकते ही कई सौ जादुई गोलियां ऐसे गायब हो गईं जैसे उनका कभी वजूद ही ना हो। एक नाकाबिल तस्खीर महारत। सैफ अली के जिस्म के गिर्द घूमते इलाही नकूश को देखकर आयरन टूथ के तासुरात कदरे तारीक हो गए, लेकिन फिर वो मुस्कुराया और बोला, स्टील मेट्योर का कूल डाउन सिर्फ 30 सेकंड का है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अगली लहर को कैसे रोकने का इरादा रखते हो। ये मंजर देखने वाले सुन रीलिम के मेंबरान हंस पड़े। सैफ अली के पास आसमान को चैलेंज करने वाली जंगी ताकत हो सकती है, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ एक खिलाड़ी था। एक तन्हा खिलाड़ी भला जंगी हथियार को कैसे शिकस्त दे सकता है? हो सकता है कि मैं स्टील पपेट का मुकाबला न कर सकूं, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारी जादुई रुकावट के साथ भी ऐसा ही है। सैफ अली ने आयरन टूथ की तरफ देखते हुए कहा। फिर वो जादुई रुकावट की तरफ तेजी से बढ़ा। लानत, इसे रोको, आयरन टूथ ने अपने मातहतों पर चीखते हुए कहा। जैसा कि सैफ अली ने कहा था, अगरचे वो स्टील पपेट को शिकस्त नहीं दे सकता था, लेकिन इसे अर्तेज विंड मैजिक ईरे को तबाह करने में कोई मसला नहीं होगा। ये रुकावट टूटने से पहले सिर्फ चंद मीथक सतह के हमलों को बर्दाश्त कर सकती थी। सुन रीलिम के मेंबरान ने सैफ अली पर दूरमार हमलों की बमबारी करके जवाब दिया, लेकिन टू फोल्ड बरसरक के साथ सैफ अली की हरकत की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। सुन रीलिम के मेंबरान बमुश्किल अपनी आंखों से इसका पीछा कर पा रहे थे। हमला करना तो दूर की बात थी। एक लम्हे में सैफ अली अर्तेज विंड की जादुई रुकावट तक पहुंच चुका था। प्रगेटरी पेंटा स्लैश। जैसे ही तलवार की 5 रोशनियां नाजिल हुईं, उनके तसादुम ने जादुई रुकावट में दरार डाल दी। बूम! एक धमाके के बाद अर्तेज विंड मैजिक ईरे रोशनी के बेशुमार जर्रात में तब्दील होकर गायब हो गया। सैफ अली ने फौरी तौर पर अपनी बुनियादी खुसूसियात बहाल कर ली और आलात इस्तेमाल करने की सलाहियत दोबारा हासिल कर ली। ये फैंग, भागने के बारे में सोचना भी मत। जादुई रुकावट के खत्म होते ही आयरन टूथ अपने स्टील पपेट के साथ आगे बढ़ा। अगरचे सैफ अली बहुत तेज था, लेकिन ये स्वर्ड्समैन अब भी स्टील पपेट जितना मजबूत नहीं था। जब तक वो पीछा करता रहेगा, इसे अपने हदफ तक पहुंचने में कोई मसला नहीं होगा। भागना, सैफ अली हंसा। जो कुछ मिले उसे वापस न करना बदतमीजी है। चूंकि तुम लड़ाई चाहते हो, तो मैं तुम्हें लड़ाई दूंगा। ये कहने के बाद सैफ अली ने अपने बैग से फायर स्पिरिट निकाला और इसे फाल करने के लिए 300 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च किए। अचानक इसके ऊपर एक बहुत बड़ा, गहरा सुर्ख जादुई ईरे नमूदार हुआ, जिसने मैदान जंग को अपनी लपेट में ले लिया। ईरे ने अर्ध गिर्द के माना को शिद्दत से जज्ब करना शुरू कर दिया और इसे मरकूज करके एक 8 मीटर लंबा फुलियम ड्रैगन बना दिया। ये फुलियम ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि फायर स्पिरिट था। धाड़! नीचे उतरते हुए फायर स्पिरिट ने एक गजबनाक चीख मारी, जिसकी धार ने इसके नीचे मौजूद जमीन को हिलाकर रख दिया। इसी वक्त मैदान जंग में एक खौफनाक चमक फैल गई। एक लेवल 80 तो 3 इरकायक 9। कैसे? सुन रीलिम के मेंबरान, जो सैफ अली की तरफ बढ़ रहे थे, फिसल कर रुक गए जब उन्होंने इंतहाई खौफ के आलम में फायर स्पिरिट को घूरा, जो तकरीबन स्टील पपेट जितना बड़ा था। चैप्टर 2002 स्टील पपेट तबाह हो गया। फायर स्पिरिट के ज़हूर ने आयरन टूथ को दंग कर दिया। वो सिर्फ एक एजाजी बुजुर्ग है, फिर भी जीरो विंग ने इसे अपनी हिफाजत के लिए 1 तो 3 इरकायक 9 दे दी। अपने सामने मौजूद फुलियम ड्रैगन को घूरते हुए आयरन टूथ पर हैरत और हसद दोनों गालिब आ गए। उसने कभी किसी ऐसे आले के बारे में सुना भी नहीं था जो 3 इरकायक 9 को तलब कर सके। 1 तो 3 सिमनंग स्क्रोल पहले ही मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के दरमियान लड़ाई का सबब बनने के लिए काफी था। पर्पल थोरन्स किंगडम में सुन रीलिम की कामयाबी के बावजूद गिल्ड ने सिर्फ 8 तो 3 सिमनंग स्क्रोलिस जमा किए थे और हर एक को हतमी ट्रम्प कार्ड के तौर पर महफूज रखा गया था। गिल्ड ने अपने खिलाड़ियों को किसी खास तौर पर अहम फील्ड बास पर छापा मारते वक्त भी उन स्क्रोलिस तक रसाई की इजाजत नहीं दी थी। उन्हें सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल किया जाना था जब गिल्ड को तबाही का सामना हो। फिर भी सैफ अली ने अभी 1 तो 3 इरकायक 9 को तलब किया था, जो 3 सिमनंग स्क्रोलिस के जरिए तलब की जाने वाली मखलूकात से भी ज्यादा ताकतवर थी। गिल्ड ने इसे स्टील पपेट इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इसे सिर्फ मैजिक क्रिस्टल्स के साथ दोबारा ईंधन भरने की जरूरत थी। अगर स्टील पपेट सिमनंग स्क्रोलिस की तरह इस्तेमाल होने वाली चीज होती, तो उसे यकीनी तौर पर सैफ अली के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत न मिलती। जब सुन रीलिम के दीगर मेंबरान ने गुस्से में भरे फायर स्पिरिट को देखा, तो वो एक कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गए।
वो इसलिए पीछे नहीं हटे कि फायर स्पिरिट 1-3 इरकायक 9 थी, बल्कि इसलिए कि ड्रैगन की चमक मजीद शदीद होती जा रही थी, जो तकलीफ दे हद तक गैर आरामदेह महसूस हो रही थी। मजीद बड़ा फुलियम ड्रैगन के ज़हूर की वजह से इसके अर्द गिर्द 30 गज का दायरा लावे के मैदान में तब्दील हो गया था। खिलाड़ी 100 गज से ज्यादा दौर से लावे की झुलसा देने वाली गर्मी महसूस कर सकते थे, और कम फायर रेजिस्टेंस वाले खिलाड़ियों की एचपी कम होना शुरू हो गई। फायर स्पिरिट के अर्द गिर्द मौजूद खिलाड़ियों के पास पीछे हटने के सिवा कोई चारा नहीं था। सिर्फ आयरन टूथ, जो स्टील पपेट के अंदर बैठा था, गैर मुतासिर रहा। जाओ, इसे मार डालो, सैफ अली ने स्टील पपेट की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया। सैफ अली का हुक्म मिलने पर फायर स्पिरिट ने फड़फड़ाहट के साथ अपने पर फैलाने से पहले दोबारा धाड़ मारी। ये फैंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम 1-3 इरकायक 9 से मेरे स्टील पपेट को तबाह कर सकते हो? करीब आते हुए फायर स्पिरिट को देखकर आयरन टूथ ने हिकारत आमेज तंज किया। उसने जंग में फुलियम ड्रैगन का सामना करने के लिए फौरी तौर पर स्टील पपेट को कंट्रोल किया। आखिरकार एक राकुशस फिर भी एक राकुशस ही था। राकुशस सिर्फ अपनी ताकतवर खुसूसियात की वजह से खिलाड़ियों को शिकस्त देने के काबिल थे। ताहम स्टील पपेट मुख्तलिफ था। अगरचे स्टील पपेट को कंट्रोल करना एक चैलेंज था, लेकिन जब उसे आयरन टूथ जैसे रिफाइनमेंट रीलिंग के माहिर के जरिए चलाया जाता तो ये औसत राकुशस से ज्यादा जंगी मेयार का मुजाहरा करता। ऐसी सूरत हाल में जहां खुसूसियात के फर्क का कोई मतलब नहीं था, स्टील पपेट आसानी से फायर स्पिरिट को तबाह कर सकता था। ये एक माहिर के किसी आम खिलाड़ी को पीटने के मुतरादिफ होगा। स्टील पपेट ने अपनी 4 में से 2 तलवारें फायर स्पिरिट के पंजों पर घुमाई। इसी वक्त उसने बाकी 2 तलवारें फायर स्पिरिट के सर और गर्दन पर घुमाई। ताहम जैसे ही चारों तलवारें फुलियम ड्रैगन से टकराने वाली थीं, तलब की गई मखलूक ने अपना रास्ता बदल लिया। इसने न सिर्फ इन 2 तलवारों को रोका जिनका निशाना उसके पंजे थे, बल्कि इसने ब्लेड्स का रुख मोड़कर उन्हें दूसरे जोड़े के हथियारों से टकरा दिया और बड़ी चालाकी से स्टील पपेट के हमले को नाकाम बना दिया। फुलियम स्पिरिट ने अपनी दम भी अपने हरीफ पर मारी और इस इजाफी हमले से स्टील पपेट को गाफिल पाकर दबोच लिया। 3 जैसे ही फायर स्पिरिट की जलती हुई दम अपने हदफ से टकराई, वो ढांचा एक कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया, जिस पर अब जलने का एक नया निशान मौजूद था। क्या? स्टील पपेट के सीने पर झुलसी हुई लकीर देखकर आयरन टूथ के दिल की धड़कन रुक सी गई। आयरन टूथ ने गॉड्स डोमेन में बेशुमार माहिरीन से जंग की थी और उन्हें शिकस्त दी थी, लिहाजा वो एक मुख्तसर तसादुम के बाद हरीफ के जंगी मेयार का अंदाजा लगा सकता था। अपने सामने मौजूद ड्रैगन के साथ इस तबादले के बाद आयरन टूथ को यकीन हो गया था कि इसका जंगी मेयार किसी भी तरह एक माहिर खिलाड़ी से कम नहीं था, और वो भी कोई आम माहिर नहीं। आयरन टूथ के अंदाजे के मुताबिक फायर स्पिरिट का जंगी मेयार ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल के आखिरी मरहले तक पहुंचना चाहिए। ये खौफनाक था। कामबीक पपेट को कंट्रोल करते वक्त उसका जंगी मेयार सिर्फ इन खिलाड़ियों के बराबर था जो 5वीं मंजिल के इब्तिदाई मरहले तक पहुंच सकते थे। वो बमुश्किल एक आम माहिर के मेयार तक पहुंच पाया था। इसके बावजूद इसे एक ही वक्त में मुतादिद फ़िरदों के आला माहिरीन का सामना करने और फतेह याब होने का यकीन था। फिर भी इस फुलियम ड्रैगन में न सिर्फ स्टील पपेट का मुकाबला करने की ताकत और रफ्तार थी, बल्कि इसका जंगी मेयार भी इस ढांचे से बुलंद था। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही आयरन टूथ की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। ऐसी ताकत के साथ फायर स्पिरिट बड़े पैमाने पर होने वाली जंग में स्टील पपेट से भी ज्यादा खौफनाक होगा। दरी असना इस तबादले को देखने के बाद सैफ अली की आंखें चमक उठीं। जैसा कि एक एडवांस्ड फायर स्पिरिट से तवक्को थी, सिर्फ 1-3 इरकायक 9 होने के बावजूद ये पहले ही इतना आला जंगी मेयार रखती है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि माजी में T5 एडवांस्ड फायर स्पिरिट ने T5 के माहिरीन को दम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। सैफ अली इस वक्त बेहद खुश था। एक आम फायर स्पिरिट के बरक्स, एक एडवांस्ड फायर स्पिरिट की अक्ल मुस्तकिल नहीं थी। एक एडवांस्ड फायर स्पिरिट जितने ज्यादा पुरस्रार शोलों को निगलती, इसकी अक्ल इतनी ही ज्यादा होती। इसे रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन के जंगी मेयार को पीछे छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। ड्रैगन की आला बुनियादी खुसूसियात को शामिल करते हुए इसी मेयार के आला माहिरीन भी एडवांस्ड फायर स्पिरिट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मजीद बरा एडवांस्ड फायर स्पिरिट के पास लनतों की बहुतात थी। ये फैंग, मुझे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपनी जान बचाने के लिए इतना कीमती आला इस्तेमाल करोगे, आयरन टूथ ने सैफ अली को घूरते हुए कहा। अपने दांत पीसते हुए
वो अपने साथियों की तरफ मुड़ा और बोला, हम पीछे हिट रहे हैं। इस आखिरी तसादुम के बाद इसे एहसास हो गया था कि अगर उसने ये लड़ाई जारी रखी तो इसका क्या अंजाम होगा। अगरचे इसे यहां मरने पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन वो स्टील पपेट को खोने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। फायर स्पिरिट पहले ही साबित कर चुका था कि वो इस ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर ये जंग तवील हुई तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान था कि इसके सामने मौजूद ड्रैगन स्टील पपेट की पायदारी को खत्म कर देगा और इसे स्क्रैप मेटल के ढेर में बदल देगा। जा रहे हो? सैफ अली मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसकी इजाजत दूंगा? तुम चाहकर भी हमें नहीं रोक सकते, आयरन टूथ ने गुस्से से कहा। स्टील पपेट की जंगी ताकत अपनी बेपनाह कुव्वत और रफ्तार की वजह से ट्र-3 के उरूज पर थी। यहां तक कि एक ट्र-3 इरकायत 9 को भी इस तक पहुंचने के लिए जिदोजहद करनी पड़ेगी। क्या ऐसा है? सैफ अली ने रंग ऑफ गोस्पेल निकाली और वर्ड प्रोजेक्शन को फाल कर दिया। सैफ अली के मरकज में होने के साथ वर्ड प्रोजेक्शन ने 3000 गज के दायरे को अपनी लपेट में ले लिया। वर्ड प्रोजेक्शन ने हद के अंदर माना के बहाव को दबा दिया। ऐसा करने से उसने खिलाड़ियों की जिस्मानी साख्त और बुनियादी खुसूसियात को कम कर दिया। खिलाड़ियों को टेलीपोर्ट करने और बैरूनी दुनिया से राब्ता करने से भी रोक दिया जाएगा। अगरचे वर्ड प्रोजेक्शन किसी जंगी मशीन की खुसूसियात को कम नहीं कर सकता था, लेकिन इसने माना के बहाव को रोककर स्टील पपेट की कारकर्दगी को मुतासिर किया। इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और यहां तक कि स्टील पपेट की रफ्तार भी मुतासिर होगी। जिस लम्हे वर्ड प्रोजेक्शन का असर हुआ, फायर स्पिरिट ने इस ढांचे पर अपना हमला दोबारा शुरू कर दिया। इस बार फुलियम ड्रैगन के लिए स्टील पपेट को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान था और ढांचे ने एक के बाद एक पायदारी का पॉइंट खो दिया। इस दौरान सैफ अली भी फारिग नहीं था। वो जंग में कूद पड़ा और सुन रीलिम के दीगर मेंबरान का शिकार करने लगा, जबकि वो अब भी टू फोल्ड बरसरक के असरात में था और वर्ड प्रोजेक्शन ने इसके अहदाफ को दबा रखा था। सैफ अली ने भागते हुए सुन रीलिम के खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। नहीं, स्टील पपेट की पायदारी को कम होते देखकर आयरन टूथ का दिल धड़कने लगा। ताहम आयरन टूथ ने भागने की कितनी ही कोशिश क्यों न की, वो फुलियम ड्रैगन से पीछा नहीं छुड़ा सका। पीछा करने के दौरान फायर स्पिरिट ने एक के बाद एक ट्र-3 की लानत भेजी, जिसने तेजी से स्टील पपेट की पायदारी को खत्म कर दिया। 952, 814, 648। आखिरकार फायर स्पिरिट के मैदान जंग में उतरने के 5 मिनट गुजरने से पहले ही स्टील पपेट और आयरन टूथ दोनों फुलियम ड्रैगन की ट्र-3 की लनतों से नीस्तो नाबूद हो चुके थे। चैप्टर 2003 पर्पल थोरंस में मशहूर एलिमेंटल कुर्बान गाह के बाहर जंगल को गहरे सुर्ख शोलों ने निगल लिया। जब करीब ही जड़ी बूटियां जमा करने वाले माहिर खिलाड़ियों ने मोड़ कर देखा तो वो हिकी बके रह गए। वो जलते हुए जंगल से हैरान नहीं थे, बल्कि इस 8 मीटर लंबे फुलियम ड्रैगन से हैरान थे जो इस जहन्नम के ऊपर उड़ रहा था। ड्रैगन के परों का फैलाव 20 मीटर से ज्यादा था और उसके सुलगते हुए जिस्म ने तारीक धुएं से भरे आसमान को रोशन कर दिया था। एक ड्रैगन? लानत! ये एक लेवल 80 ट्र-3 इरकायत 9 है। क्या इस इलाके में सिर्फ लेवल 75 तक के राकुशस नहीं होने चाहिए थे? क्या वहां किसी किस्म का इवेंट हो रहा है? फुलियम ड्रैगन को देखते हुए इन माहिरीन में तजस्सुस भर गया। उन्होंने तफ्तीश के लिए इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। गार्ड्स डोमेन में इवेंट्स आम बात थी और अगर खिलाड़ी उन्हें मुकम्मल कर लेते तो उन्हें बेपनाह इनामात मिल सकते थे। आग के समंदर में स्टील पपेट का बुरी तरह तबाहशुदा जिस्म पड़ा था। जैसा कि एक बरांस काम्बीट पपेट से तवक्को थी, इसे तबाह करना यकीनन आसान नहीं था। तबाहशुदा स्टील पपेट को देखते हुए सैफ अली की आंखों में तवक्कुआत भर गईं। इसके पास अपना गार्डियन पपेट डिजाइन था और जब तक कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म काफी मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों की परवरिश करती और जरूरी मवाद इकट्ठा करती, वो अपने बरांस काम्बीट पपेट्स तैयार करना शुरू कर देगा। दीगर जंगी हथियारों की तरह एक फोर्स को अपनी हकीकी सलाहियत दिखाने के लिए काम्बीट पपेट्स की एक खास तादाद की जरूरत होती थी। अगर सुन रीलिम उनमें से 3 या 4 ढांचों के साथ पहुंचता तो सैफ अली के लिए बच निकलना मुश्किल हो जाता। लड़ाई जीतना तो दूर की बात थी, उनके हद से ज्यादा नीरस हमलों की वजह से मुतअद्दिद काम्बीट पपेट्स जरूरी थे। उनके हमलों से बचना और उन्हें टालना आसान था, लेकिन अगर उनमें से काफी हमले किसी खिलाड़ी को निशाना बनाते तो आला तरीन माहिरीन भी गिर जाते। एक अकेला बरांस काम्बीट पपेट पहले ही ऐसी ताकत दिखाने के काबिल था। सैफ अली के लिए यह तसव्वुर करना वाकई मुश्किल था कि 10 या यहां तक कि 100
ब्रांस कॉम्बैट पपेट्स किस किस्म की ताकत का मुजाहिरा कर सकते हैं। गिल्ड टाउन्स को गिराना बच्चों का खेल होगा। जैसे ही सैफ अली ने फायर स्पिरिट को वापस बुलाया और 7 लोमनीरेज रंग का इस्तेमाल करते हुए जाने की तैयारी की, उसने स्टील पपेट की बाकियात के पास से 2 सुनहरी रोशनियां देखी। आयरन टूथ की लूट। सैफ अली तजस्सुस से करीब गया, ताहम दोनों अशिया उठाने के बाद वो हैरान रह गया। इनमें से एक चीज लेवल 55 के सकर्टी सिल्वर रैंक वाले प्लेट आर्मर बूट्स का जोड़ा था और दूसरी स्टील के फ्रेम में जड़ा एक कीमती पत्थर का बलाक था। गेम के इस मरहले पर लेवल 55 के सकर्टी सिल्वर आलात को आला दर्जे का समझा जाता था। यहां तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स के पास भी ऐसी अशिया की बहुत कम तादाद थी। सैफ अली ने फर्ज किया कि जूते आयरन टूथ से गिरे थे, ताहम आयरन टूथ कीमती पत्थर के बलाक का माखज नहीं था, बल्कि यह तबाहशुदा स्टील पपेट से गिरा था। स्टील कोर। यह स्टील पपेट का ताकत का जरिया था जो कॉम्बैट पपेट्स तैयार करते वक्त एक लाजमी चीज थी। कॉम्बैट पपेट के ताकत के जराए तैयार करना सबसे मुश्किल हिस्सा था। यहां तक कि इंटरमीडिएट मास्टर फोर्जर्स की भी उन्हें बनाते वक्त कामयाबी की शरह नाकाबिल यकीन हद तक कम थी। इसके साथ मैंने अभी एक मुफ्त कॉम्बैट पपेट हासिल कर लिया है। सैफ अली ने गैर तबाहशुदा स्टील कोर को देखकर मुस्कुराहट बखेरी। अब इसे सिर्फ एक गार्डियन पपेट का फ्रेम बनाना था और उस कोर को दाखिल करना था। खुशकिस्मती से अगरचे ब्रांस कॉम्बैट पपेट का ताकत का जरिया तैयार करना मुश्किल था, लेकिन दूसरे हिस्से नहीं थे। बुनियादी मास्टर लाइफस्टाइल खिलाड़ी बाकी काम आसानी से संभाल सकते थे। सैफ अली के स्टील कोर को महफूज करने के बाद उसने 7 लोमनीरेज रंग के साथ आइस फायर माउंटेन रेंज में टेलीपोर्ट किया। कुछ देर बाद ट्रदो के एसिसंस जो जड़ी बूटियां जमा करने में मसरूफ थे, खामोशी से मैदान जंग में घुस आए। ताहम गिरे हुए स्टील पपेट और उसके गिरदोनवा को देखकर वो दंग रह गए। कितना बड़ा रोबोट है, ये क्या हो रहा है, यहां क्या हुआ? इलाका पूरी तरह तबाह हो चुका है। एक बार जब हुजूम अपनी हैरत से बाहर आया तो उन्होंने स्टील पपेट के करीब एक खिलाड़ी की लाश पड़ी देखी। ताहम जब उन्होंने खिलाड़ी की शक्ल देखी तो वो हिकी बके रह गए। सुन रिलिम का आयरन टूथ, वो यहां क्यों है? ये सच नहीं हो सकता है ना? आयरन टूथ सुन रिलिम के साथ बड़े माहिरीन में से एक है। वो सुन रिलिम की मरकजी फोर्स का लीड एमटी है। वो यहां कैसे मर सकता है? रुको, एक और खिलाड़ी के निशानात हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रिटर्न स्क्रॉल या किसी और चीज के साथ टेलीपोर्ट कर गए हैं। क्या उन्होंने आयरन टूथ को मारा? जब हुजूम ने इस इम्कान पर गौर किया तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। कुछ खिलाड़ियों ने फौरी तौर पर पर्पल थूरन्स किंगडम के ऑफिशियल फोरम्स पर वो पोस्ट कर दिया जो उन्हें मिला था, और इस मामले ने सल्तनत की आम आवाम में सनसनी फैला दी। हैरत अंगेज, किसी ने वाकई सुन रिलिम के आयरन टूथ को मार डाला। लेकिन इतना दलेर कौन हो सकता है? आयरन टूथ गिलोरी टाउन के करीब मरा। क्रोकोडाइल ब्रेकर भी इससे पहले कस्बे में मर गया था। ये जरूर ये फैंग का काम होगा। ये किसी भी तरह इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने सल्तनत में पहुंचने के इतनी जल्दी बाद सुन रिलिम के 2 बड़े माहिरीन को मार डाला। हैरत अंगेज, ये फैंग वाकई जबरदस्त है। सुन रिलिम अब यकीनी तौर पर ये फैंग को नहीं छोड़ेगा। यकीनन जीरो विंग बेहद ताकतवर है। ऐसा लगता है कि हमारी सल्तनत दिलचस्प होने वाली है। पर्पल थूरन्स किंगडम की आबादी जीरो विंग की ताकत पर हैरान हुए बगैर न रह सकी। अकेले होने के बावजूद सैफ अली सुन रिलिम के 2 बड़े माहिरीन के जवाल का जिम्मेदार था। इन मुसलसल कामयाबियों से यह वाज़ेह था कि जीरो विंग कितना ताकतवर था। अगरचे सैफ अली की पहली कामयाबी किस्मत हो सकती है, लेकिन क्या उसकी दूसरी कामयाबी के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है? कुछ अरसे के लिए ये फैंग का नाम सल्तनत के खिलाड़ियों में मशहूर हो गया। आजाद खिलाड़ी जो सुन रिलिम से डरते थे, अब उन्होंने जीरो विंग में शामिल होने के लिए दरखास्तें देना शुरू कर दी। दरी असना, इस मामले की खबर पर्पल थूरन्स सिटी में सुन रिलिम की रहाइशगाह तक पहुंच गई। तुमने क्या कहा? स्टील पपेट तबाह हो गया है। अपने मातहत की रिपोर्ट सुनकर लोन बीकन की आंखें फड़क उठीं। गिल्ड लीडर के दफ्तर को एक सर्द चमक ने अपनी लपेट में ले लिया। इस स्टील पपेट में टीम की दिफाई सलाहियतें थीं। एक 2 खिलाड़ी उसे कैसे तबाह कर सकता है? यह सच है गिल्ड लीडर। इस ये फैंग ने एक लेवल 80 3 इरकायक 9 को तलब करने के लिए एक खजाना इस्तेमाल किया। फीडर हंटर ने
जिसने लोन बीकन को रिपोर्ट दी थी, वजाहत की। चूंकि उसे सिर्फ सैफ अली का सुराग लगाने का काम सौंपा गया था, इसलिए वो आयरन टूथ के साथ नहीं लड़ा था। इसके बजाय उसने सैफ अली की नजरों से बचते हुए दूर से सूरत हाल का मुशाहिदा किया था। इसके बावजूद जब उसने सैफ अली को अपने गिल्ड के साथियों को ज़बह करते देखा तो उसके पसीने छूट गए थे। इसे इस बात की भी तसल्ली थी कि इसने जंग में शामिल होने से गुरेज किया था। 1-3 इरकायक 9-0 विंग कितना सखी है। लोन बीकन इस खबर से हैरान रह गया। उसने कभी ऐसे खजाने के बारे में नहीं सुना था, फिर भी जीरो विंग ने इसे एक ऐसे खिलाड़ी पर खर्च कर दिया था जो गिल्ड के वाइस गिल्ड लीडर्स में से भी नहीं था। ताहम लोन बीकन जल्द ही पुरसुकून हो गया और सर्द मेहरी से बोला, लोग हमें हिकारत की निगाह से देखने लगे हैं क्योंकि हमने पर्पल थूरन्स किंगडम से बाहर अपने इलाके को वसअत नहीं दी है, और अब जीरो विंग जैसी मामूली गिल्ड भी हमसे लड़ने की जुर्रत कर रही है। गिल्ड में सबको मतला कर दो, अब से वो जीरो विंग के जिस मेंबर से भी मिलेंगे उसे मार डालेंगे। समझ गया? फीडर हंटर ने तेजी से सर हिलाया। चैप्टर 2004 थंडर एक्ट सिटी। 7 लोमनीरेज रंग के साथ तकरीबन 15 मिनट तक टेलीपोर्ट करने के बाद सैफ अली बिलाखिर आइस फायर माउंटेन रेंज में पहुंच गया। रेंज के दाखिली दरवाजे से भी सैफ अली अपने चेहरे पर काटदार ठंडी हुआ महसूस कर सकता था। अगर उसकी आइस रेजिस्टेंस ज्यादा न होती तो वो बर्फ के मुजस्समे में जिम कर मर जाता। अगरचे आइस फायर माउंटेन रेंज कोई ममनुआ सरजमीन नहीं थी, लेकिन ये आम खिलाड़ियों के लिए जाने के लिए कोई आसान जगह भी नहीं थी। ये पहाड़ी सिलसिला एक आम सल्तनत के हजम का 5वां हिस्सा था और पहाड़ के बैरूनी इलाके को आतो आग बर्फ ने अपनी लपेट में ले रखा था। इस नक्शे के सिर्फ 2 दाखिली रास्ते थे, एक बर्फीली टिंड्रा के अंदर और दूसरा सुलगते हुए जहन्नम के अंदर। दोनों दाखिली रास्ते पुरस्रार थंडर एक्ट सिटी की तरफ जाते थे। खुशकिस्मती से आइस जोन खिलाड़ियों के लिए फायर जोन जितना मुश्किल नहीं था। आइस जोन के राकुशस लेवल 70 और 85 के दरमियान थे और उनका वाहिद चैलेंज इलाके की आला आइस रेजिस्टेंस की जरूरत थी। अगर खिलाड़ी इस सर्दी में जिंदा रहना चाहते थे तो उन्हें अपनी आइस रेजिस्टेंस में कम अज कम 100 पॉइंट्स की जरूरत थी। इससे कम होने पर खिलाड़ी मुसलसल एचपी खोते रहेंगे और कम दर्जा हरारत उनकी नक्ल व हरकत को कम कर देगा। अगर खिलाड़ी यहां अपने उरूज पर लड़ना चाहते थे तो उन्हें कम अज कम 120 पॉइंट्स की आइस रेजिस्टेंस की जरूरत थी। फायर जोन के राकुशस लेवल 80 और 90 के दरमियान थे और खिलाड़ी 80 फायर रेजिस्टेंस के साथ ठीक रहेंगे, 100 अगर वो गैर मुतासिर होकर लड़ना चाहते थे। सैफ अली दाखिली दरवाजे के अर्द गिर्द नहीं रुका, उसने अपने माउंट को तलब किया और पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हो गया। आइस फायर माउंटेन रेंज के अंदर तमाम टेलीपोर्टेशन महारतें और आलात ममनू थे। नक्शे को दरियाफ्त करने के लिए खिलाड़ियों को अपने पैरों या माउंट्स पर इन्हिसार करना पड़ता था। अगरचे आइस जोन के बैरूनी इलाके में बहुत ज्यादा राकुशस नहीं थे, लेकिन पहाड़ी सिलसिला एक कुदरती भूल भिलिया था। रेंज से गुजरने वाले रास्ते पेचीदा थे और अक्सर एक दूसरे को काटते थे। वहां बहुत से पोशीदा जादुई जाल भी थे। किसी जाल की ताकत पर मुनहसिर है, कोई मौके पर ही मर सकता था या कई घंटों तक एक ही जगह फंस सकता था। अगरचे सैफ अली आइस फायर माउंटेन रेंज से किसी हद तक वाकिफ था, लेकिन इसने लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। चूंकि सैफ अली इस नक्शे को दरियाफ्त करने वाला पहला खिलाड़ी था, इसलिए वो पहाड़ी सिलसिले को दरियाफ्त करते हुए कई ट्रेजर चेस्ट्स हासिल करने में कामयाब रहा। आइस जोन के बैरूनी इलाके में 8 घंटे से ज्यादा की नकलो हरकत के बाद सैफ अली ने कल 5 ट्रेजर चेस्ट्स हासिल किए थे, जिनमें से 4 ब्रांज रैंक के थे और 1 मिस्टर सिरन रैंक का था। ये इससे कहीं ज्यादा था जिसकी कोई सल्तनत के अंदर नक्शा दरियाफ्त करते वक्त तवक्को कर सकता था। लेवल 50 के बाद हथियार और आलात नायाब हो गए थे और ट्रेजर चेस्ट्स तो और भी नायाब थे। लेवल 50 इससे ऊपर के नक्शों में ब्रांज ट्रेजर चेस्ट का मिलना बहुत खुशकिस्मती की बात थी। लेवल 70 के नक्शे में मिस्र ट्रेजर चेस्ट हासिल करना बगैर कोई तवानाई खर्च किए लेवल 70 के ग्रैंड लॉर्ड की लूट हासिल करने के मुतरादिफ था। जैसा कि सैफ अली को तवक्को थी, ट्रेजर चेस्ट्स में लेवल 70 के आलात थे। इसे मिलने वाले मुतादिद टुकड़ों में से सबसे कीमती लेवल 70 के सकट सिल्वर रैंक वाले कलात आर्मर दस्तानों का एक जोड़ा था। उसने कुछ पोशनस, एक मैजिक स्क्रूलिस और मैजिक क्रिस्टल्स भी हासिल किए थे, जिन्हें अगर मार्केट में फरोख्त किया जाए तो वो एक माकूल रकम ला सकते थे। मैं बिलाखिर यहाँ पहुँच गया, सैफ अली बुड़बुड़ाया जब वो एक खड़ी पहाड़ी के सामने पहुंचा और गार के इस दाखिली दरवाजे को घूरने लगा जो एक जादुई हीरे के पीछे था।
यहीं से इसकी एक्सप्लोरेशन क्वेस्ट शुरू हुई थी और ये थंडर एक्स सिटी का वाहिद दाखिली रास्ता था। माजी में मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला माहिरीन के लेवल 75 तक पहुंचने के बाद भी वो इस हीरे को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके थे। खिलाड़ी सिर्फ लेवल 77 तक पहुंचने और लेवल 75 और 80 के आला दर्जे के आलात पहनने के बाद ही कामयाब हुए थे। इसके बाद सैफ अली ने वो मैजिक स्क्रोल निकाला जो एडवेंचरर्स एसोसिएशन ने इसे दिया था और इसे गार के दाखिली दरवाजे पर मौजूद जादुई ईरे को हटाने के लिए इस्तेमाल किया। जिस लम्हे सैफ अली ने जादुई ईरे को हटाया, गार के अंदर से एक गजबनाक धाड़ इस तक पहुंची जो पूरे पहाड़ी सिलसिले में गूंज उठी और अर्द गिर्द के राकेशों को भागने पर मजबूर कर दिया। कितना ताकतवर दबाव है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि माजी में आम माहिरीन ने इस गार में दाखिल होने से क्यों इनकार कर दिया था। यहां तक कि सैफ अली ने भी इस दबाव के पड़ने पर कदरे बेचैनी महसूस की। ताहम इसके बावजूद सैफ अली गार में दाखिल होते वक्त जरा भी नहीं हिचकिचाया। एक बार जब इसने अंदर कदम रखा तो एक नए जादुई ईरे ने गार के दाखिली दरवाजे को एक बार फिर सील कर दिया और दबाव को अंदर ही कैद कर दिया। गार का अंदरूनी हिस्सा तारीक नहीं था, इसके बरक्स ये दिन की तरह रोशन था। मुख्तलिफ क्रिस्टल्स जो हल्की सी चमक बखेर रहे थे उन्होंने गार की दीवारों को ढांप रखा था और मुसल्लह गारगोलिस गार में घूम रहे थे। ये गारगोलिस कभी कभार उभरते और गार के दूसरे सिरे पर मौजूद सुरंग में दाखिल हो जाते। इनरिजिड गारगोइल एलिमेंटल क्रीचर लॉर्ड लेवल 75 HP 15-000-15-000-000 गारगोइल वॉरियर एलिमेंटल क्रीचर ग्रेट लॉर्ड लेवल 76 HP 40-000-40-000-000। अगरचे ये गारगोलिस खास तौर पर मजबूत नहीं थे, लेकिन वो 3 से 5 के ग्रुपों में हरकत करते थे। मजीद बरा हर ग्रुप के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था। अगर खिलाड़ी मोहतात न रहते तो वो एक ही वक्त में राकेशों के 2 या ज्यादा ग्रुपों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते थे। अगरचे ये तो 2 खिलाड़ियों के ग्रुप के लिए कोई चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन खिलाड़ियों को अकेले ही एक्सप्लोरेशन क्वेस्ट का सामना करना पड़ता था। दरीं असना इनफरादी तो 2 खिलाड़ियों को ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले गारगोइल वॉरियर्स को शिकस्त देने के लिए जिदोजहद करनी पड़ेगी। ये फितरी बात थी कि माजी में इतने सारे आला माहिरीन लेवल 75 तक पहुंचने के बाद भी थंडर एक्स सिटी तक पहुंचने में नाकाम रहे थे। इसके बाद सैफ अली ने एक उनरिजिड गारगोइल पर हाउलिंग थंडर फेंका। जो नीली बिजली की एक कौस घूमते हुए इनरिजिड गारगोलिस में से एक की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही हाउलिंग थंडर अपना निशाना तलाश करने वाला था, गारगोइल की आंखें सुर्ख रोशनी से चमक उठी। फिर इस राकुशस ने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी को उफुकी कौस में घुमाया। डींग एक करख्त धाती झनकार पूरी गार में गूंज उठी। कितनी तेज रद्दे अमल की रफ्तार है। सैफ अली हैरान रह गया। अगरचे इसका हमला पुरसुकून था, लेकिन इसका निशाना बिल्कुल दुरुस्त था। निशाना बनने वाले उनरिजिड गारगोइल की पीठ भी इसकी तरफ थी। आमतौर पर यह हमला इलियट खिलाड़ियों को भी लग जाता, फिर भी इस राकुशस ने इसे रोकने के लिए बरवक्त रद्दे अमल जाहिर किया था। इससे पहले कि सैफ अली कोई और हमला कर पाता, उनरिजिड गारगोइल और उसके 3 साथियों ने ट्रदो के एसिसन माहिर से भी ज्यादा हरकत की रफ्तार के साथ इसकी तरफ धावा बोल दिया। तो फिर उसके बारे में क्या ख्याल है? सैफ अली ने दोबारा हाउलिंग थंडर फेंका। फिर एक टेरोइंग स्कल फैंटम थूरंस। अचानक हाउलिंग थंडर 1 दर्जन से ज्यादा कापियों में तकसीम हो गया जब ये चारों उनरिजिड गारगोलिस की तरफ उड़ा, जिसका निशाना गारगोइल के ब्लाइंड स्पॉट्स थे। डींग 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 धाती झनकारों का एक सिलसिला पूरी गार में गूंज उठा, क्योंकि उनरिजिड गारगोलिस ने आने वाले ज्यादातर हमलों को रोक दिया, लेकिन एक फैंटम फिसल कर निकल गया और गारगोइल के पथरीले जिस्म से टकरा गया। इस हमले ने उनरिजिड गारगोइल को एक कदम पीछे लड़खड़ाने और 10,000 से ज्यादा HP खोने पर मजबूर कर दिया। उनके जंगी मेयारात इतने बुलंद हैं। सैफ अली दरअसल उनरिजिड गारगोइल को पीछे की तरफ लड़खड़ाते देखकर हैरान था। सैफ अली को इस तसादुम के जरिए मालूम हुआ कि उनरिजिड गारगोलिस के जंगी मेयारात ट्रायल टावर की 4थी मंजिल के बराबर थे। वो जंगी मेयारात के लिहाज से माहिर खिलाड़ियों से ज्यादा पीछे नहीं थे। अगर किसी आम 2 माहिर का सामना इतने आला जंगी मेयारात वाले 4 लॉर्ड रैंक के राकेशों से होता तो उनकी मौत यकीनी थी। सिर्फ रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन और मजबूत खिलाड़ियों को ही उनके खिलाफ कोई उम्मीद हो सकती थी। अब
सैफ अली को कमोबेश समझ आ गया था कि माजी के लेवल 75 के आला माहिरीन थंडर एक्स सिटी को फाल करने में क्यों नाकाम रहे थे। अगर क्विस्ट के आगाज में राकुशस इतने सख्त थे तो ये तसव्वुर करना आसान था कि सुरंग में आगे राकुशस कितने चैलेंजिंग होंगे। अगरचे ये चारों उनरिजिड गारगोलिस मुतासिर कुन हद तक मजबूत थे, लेकिन सैफ अली के खिलाफ, जिसके पास लेवल 70 के ग्रेट लॉर्ड की खुसूसियात थीं, वो एक मजाक थे। सैफ अली को चारों गारगोलिस को खत्म करने में 10 मिनट से भी कम वक्त लगा। जब उनरिजिड गारगोलिस मर गए और उन्होंने अपनी लूट गिराई तो खास तौर पर एक चमकती हुई चीज ने सैफ अली की तवज्जो मबजूल कराई। चैप्टर 2005 मवाद का खजाना। इन उनरिजिड गारगोलिस के पास वाकई उसे गिराने का मौका है। जमीन पर चमकते हुए सुनहरी कंकर को घूरते हुए सैफ अली थोड़ा पुरजोश हुए बगैर न रह सका। ये कंकर अर्तेज स्पिरिट के नाम से जाना जाता था। ये एक इंतहाई नायाब मवाद था जो सिर्फ खास अर्थ टाइप एलिमेंटल मखलूकात से गिरता था। आम अर्थ टाइप एलिमेंटल के पास इसे गिराने का कोई मौका नहीं था। दरी असना मार्केट में एक अर्तेज स्पिरिट 50 सिल्वर में फरोख्त हो सकता था। मजीद बरा कोई 100 अर्तेज स्पिरिट से एक अर्थ एसेंस तैयार कर सकता था। सुन एसेंस की तरह अर्थ एसेंस को मैकेनिकल आलात के लिए ताकत के जराए तैयार करते वक्त इस्तेमाल किया जा सकता था। ये पावर कवर्स को भी मजबूत कर सकता था और कोर में इटरबोटेड माना दाखिल कर सकता था। सैफ अली ने दरअसल 4 उनरिजिड गारगोलिस को मारने के बाद एक अर्तेज स्पिरिट हासिल कर लिया था। वो पुरजोश क्यों नहीं होगा? अब भी जीरो विंग ने सिर्फ चंद सुन अलिफासेंसेस जमा किए थे। उन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल था और अर्थ एसेंस भी इतना ही नायाब था। जब सैफ अली ने मुड़कर बाकी घूमते हुए उनरिजिड गारगोलिस को देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह गार वाकई एक खजाना है। फिर इसने बाइबल ऑफ डार्कनेस और फायर स्पिरिट निकाली और उनरिजिड गारगोलिस को नीस्तो नाबूद करने के लिए एक लेवल 85 3 डेमन और लेवल 80 फुलियम ड्रैगन को तलब किया। इसका उन राकेशों को आहिस्ता आहिस्ता पीसने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अपने डेमन को हिदायत की कि वो उन उनरिजिड गारगोलिस और गारगोइल वॉरियर्स के मुताद्दिद ग्रुपों को लालच देकर इकट्ठा करे। इनरिजिड गारगोलिस सिर्फ लॉर्ड्स थे और दोनों किस्म के गारगोलिस मैली राकुशस थे। लेवल 85 3 डेमन आसानी से इनके ज्यादातर हमलों से बच सकता था। डेमन ने गार के अंदर मौजूद हर राकुशस और दूर की सुरंग से कुछ राकेशों को इकट्ठा कर लिया था। आसानी से 100 से ज्यादा गारगोलिस डेमन का पीछा कर रहे थे। इतने सारे राकुशस बगैर किसी कोशिश के 1000 आदमियों की एलियट टीम को नीस्तो नाबूद कर सकते थे और यहां तक के लेवल 85 3 डेमन भी इस ग्रुप के खिलाफ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। दरहकीकत डेमन उन राकेशों को लालच देने में पहले ही अपनी एचपी का 1/4 से ज्यादा हिस्सा खो चुका था। अगर डेमन को इस तरह का लेवल का फायदा ना होता तो ये गारगोलिस, जिनमें से सभी नाकाबिल यकीन जंगी मेयारात के हामिल थे, इसे कब का खा चुके होते। बेहतरीन हमला करो। सैफ अली ने फायर स्पिरिट को जंग में शामिल होने का हुक्म दिया जब 3 डेमन दौर की सुरंग से वापस भागा। जब फायर स्पिरिट एक लेवल 80 3 इरकायक 9 बन गया था तो उसने 3 की बहुत सी लनतें हासिल कर ली थीं। फुलियम ड्रैगन अकेला ही कई 3 ग्रेट मीजुस के डीपीएस की कमी पूरी कर सकता था। डेमन के सुरंग से निकलने के फौरन बाद आग के एक समंदर ने इसके पीछे वाले इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। जहन्नम के नीचे मिट्टी का फर्श पिघल गया और पिघले हुए लावे के मैदान में तब्दील हो गया। जिस लम्हे गारगोलिस लावे के मैदान में दाखिल हुए, उनकी हरकत की रफ्तार 90% कम हो गई, जैसे उन्होंने किसी कीचड़ वाली दलदल में कदम रख दिया हो। उन्होंने फी सेकंड 4 लाख से ज्यादा एचपी भी खो दी। हमले में शामिल होते हुए सैफ अली ने फुलियम डोमेन का इस्तेमाल किया और आग के एक बुलंदो बाला सुतून ने सुरंग के दाखिली दरवाजे को अपनी लपेट में ले लिया, जिसने अंदर मौजूद हर गारगोइल को पकड़ लिया। अगरचे इसका फुलियम डोमेन हर सेकंड में सिर्फ 200,000 से कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाता था, जिसका मवाजना फायर स्पिरिट के डीपीएस से नहीं किया जा सकता था, लेकिन यह फिर भी नुकसान की एक मुतासिर कुन मिकदार थी। जैसे ही गारगोलिस ने लावे के मैदान से भागने की कोशिश की, फुलियम ड्रैगन ने एक और प्रतीन की लानत भेजी। गारगोइल फौज के मरकज में भड़कते शोरों का एक भनवर जाहिर हुआ, जिसने राकेशों को आग में खींच लिया और उन्हें लावे के मैदान से बच निकलने से रोक दिया। इसी वक्त हर सेकंड में गारगोलिस के सरों के ऊपर 300,000 से ज्यादा का नुकसान जाहिर हुआ और वक्त गुजरने के साथ साथ इस नुकसान में इजाफा होता गया। इस मौका का फायदा उठाते हुए
सैफ अली और प्रतीन डेमन ने एक के बाद एक एओई हमला इस्तेमाल किया। मुसलसल बमबारी के तहत उन रिजिड गार्गोल्स ने तेजी से अपनी तमाम एचपी खो दी और गिर पड़े। उनकी लाशों के पास अशिया नमूदार हुई, लेकिन उनके आला लेवल्स के बावजूद उन्होंने बहुत कम EXP दिया। जब तक गार्गोल्स लावे के मैदान से बच निकले, 100 से ज्यादा के ग्रुप में से सिर्फ 2 दर्जन के करीब राकुशस बाकी बचे थे। 5 गार्गोइल वॉरियर्स के अलावा जिंदा बच जाने वाले राकुशस उन रिजिड गार्गोल्स थे जिनकी सिर्फ थोड़ी सी एचपी बाकी थी। सैफ अली ने फौरी तौर पर अपने 13 डेमन और फुलियम ड्रैगन को गार्गोइल वॉरियर्स को तबाह करने की हिदायत की, जबकि इसने कम एचपी वाले इन रिजिड गार्गोल्स को संभाला। मजीद 10 मिनट के बाद लालच में आया हुआ हर गार्गोइल मर चुका था और अपने पीछे अशिया का एक फैलाव छोड़ गया था। अगरचे गिराई गई अशिया सिर्फ मवाद थी, लेकिन सैफ अली इस नतीजे से खुश था। उसने इस लहर से 16 अर्तेज स्प्रिट्स के साथ साथ मुख्तलिफ नायाब कच धातें हासिल की थीं। उसने टाइटन और भी हासिल कर ली थी, एक ऐसी धात जो बैरूनी दुनिया में गैर मामूली तौर पर नायाब थी। अगरचे टाइटन और फाइन टाइटन और जितनी अच्छी नहीं थी जिसे बरा रास्त फाइन टाइटन अंगविट्स में पिघलाया जा सकता था, लेकिन सैफ अली अपनी फसल से फाइन टाइटन अंगविट्स बना सकता था। ताहम इसे ऐसा करने के लिए 10 गन्ना ज्यादा टाइटन और की जरूरत होगी। लूट को समेटने के बाद सैफ अली ने सुरंग से राकेशों को लालच देने के लिए 13 डेमन पर इन्हिसार करना जारी रखा और आगे बढ़ते हुए सुरंग को साफ करता गया। गार एक भूल भिलिया की तरह थी और सैफ अली जितना आगे बढ़ता गया, इसे इतने ही ज्यादा राकेशों का सामना करना पड़ा। सुरंग के निजाम में आगे बढ़ने के साथ साथ राकुशस भी मजबूत होते गए। ताहम ताकत में ये इजाफा बुनियादी खुसूसियात की शक्ल में नहीं था, बल्कि जंगी मेयारात की शक्ल में था। जिन राकेशों से वो शुरू में लड़ा था उनके जंगी मेयारात ट्रायल टावर की चौथी मंजिल के इब्तिदाई मरहले पर थे, लेकिन जल्द ही इसका सामना चौथी मंजिल के दरमियानी मरहले के बराबर राकेशों से हुआ। अगरचे ये इजाफा अहम नहीं लग सकता, लेकिन इन राकेशों को खत्म करने की मुश्किल में बड़े फर्क से इजाफा हुआ। अगर 13 डेमन और फायर स्पिरिट की खुसूसियत और लेवल के फवाइद ना होते तो सैफ अली इस भूल भिलिया को दरियाफ्त करने के काबिल ना होता। ताहम जैसे जैसे सैफ अली गार के निजाम में गहराई तक गया, इसके ग्रुप की मजमूई जंगी ताकत में भी इजाफा हुआ। बाइबल ऑफ डार्कनेस के कोल डाउन और दौरानिये के साथ वो एक वक्त में 3 डेमनस को कमांड कर सकता था। फायर स्पिरिट की जबरदस्त फायर पावर के साथ मिलकर गार्गोल्स के बड़े ग्रुपों से निपटना कोई बड़ा मसला नहीं था, हालांकि सुरंग के जरिए इसकी पेशरफ्त तकलीफ दे हद तक सुस्त थी। लगातार 4 दिन तक लड़ने के बाद सैफ अली बिलाखिर जेर जमीन भूल भिलिया से बाहर निकला। अगरचे कई जालों ने तकरीबन उसकी जान ले ली थी, लेकिन खुशकिस्मती से इसके पास बोझ उठाने में मदद के लिए फुलियम ड्रैगन था, जिसने सुरंग से गुजरने का रास्ता बनाया। अगरचे पिछले 4 दिन सैफ अली के लिए एक नाकाबिल यकीन चैलेंज रहे थे, लेकिन इसने एक भरपूर फसल हासिल कर ली थी। उसने 3200 से ज्यादा अर्तेज स्पिरिट्स और 11000 से ज्यादा टाइटन और के टुकड़े जमा कर लिए थे। अगर बेचा जाए तो वो आसानी से इन अशिया से दौलत कमा सकता था। इसके बावजूद के गार्गोल्स ने कितना कम EXP दिया, सैफ अली ने इतने राकेशों को मार दिया था कि इसका तजर्बा बार लेवल 70 के 43% तक बढ़ गया। इसकी लीवलिंग की रफ्तार उसके लेवल के आम माहिर खिलाड़ियों से सिर्फ थोड़ी ही सुस्त थी। जैसे ही सैफ अली जेर जमीन भूल भिलिया से निकला, वो एक वसी कदीम मजार के सामने पहुंचा। अगरचे मजार खंडर में तब्दील हो चुका था, लेकिन मरकज में लटका हुआ देवहैकल क्रिस्टल अब भी शानदार तरीके से चमक रहा था और इससे एक खौफनाक हद तक घना माना निकल रहा था। जब सैफ अली मजार में दाखिल हुआ तो उसने अपने जिस्म पर एक सर्दी का हमला महसूस किया और उसने गैर इरादी तौर पर अपना कदम रोक लिया। क्या सिस्टम मजाक कर रहा है? मजार के मरकज में मौजूद क्रिस्टल के मुजस्समे को घूरते हुए सैफ अली की आंखों के कोने फड़क उठे। इस बुलंदोबाला क्रिस्टल के मुजस्समे की आंखें गहरी सुर्ख रोशनी से चमक उठीं और अर्द गिर्द का घना माना मुजस्समे में भर गया, जिसने क्रिस्टल को बखेर दिया और खोल के अंदर मौजूद राकुशस को जाहिर कर दिया। जैसे जैसे राकुशस का ज्यादा जिस्म खुली हुआ में जाहिर हुआ, इसकी चमक मजबूत होती गई। इसकी चमक को किसी आम मीथक राकुशस से ज्यादा मजबूत होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। एक फिरोशस बेस्ट इस जगह की हिफाजत क्यों कर रहा है? इससे पहले कि सैफ अली सूरत हाल को समझ पाता, लेवल 80 का मीथक रैंक वाला इनशनेट अर्थ सर्पिनिट अपनी क्रिस्टल की कैद से आजाद हो गया और आगे की तरफ झपटा।
इससे पहले कि तीनों तीन डेमनस और फायर स्पिरिट कोई रद्द अमल जाहिर कर पाते, अर्थ सर्पेंट ने तलब की गई मखलूकात को फेंक दिया और उन्हें अर्द गिर्द के पत्थर के सतूनों से टकरा दिया। चारों रुकावटों से छुटकारा पाने के बाद सांप ने अपने जबड़े फैलाए और सैफ अली पर झपट पड़ा। चैप्टर 2006 कुर्बान गाह। कदीम जमीनी सांप के अचानक हमले ने सैफ अली को गाफिल कर दिया। मजीद बरा, ये इतना तेज था कि टायर 3 के आला माहिरीन भी बरवक्त रद्द अमल जाहिर करने में जिदोजहद करते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं कि सैफ अली जैसे लेवल 70 टायर 2 के खिलाड़ी के लिए इस हमले का जवाब देना नामुमकिन था। कदीम जमीनी सांप, खूनखार दरिंदा, अफसानवी, लेवल 80 HP/ सब खत्म हो गया। सैफ अली सिर्फ देख सकता था जब कदीम जमीनी सांप के देवहैकल जबड़े इस पर नाजिल हुए। कोई और चारा न होने पर उसने अलिफ-अब-सल्वट डोमेन को फ़ाल कर दिया, लेकिन इसे भी शक था कि नाकाबिल तस्खीर महारत ज़मीनी सांप के खिलाफ कारआमद साबित होगी। कदीम ज़मीनी सांप एक आला तरीन इफरीत था, यहाँ तक कि खूनखार दरिंदों में भी। ये कदीम ज़माने में देवताओं को ज़बह करने की सलाहियत रखता था और उसकी लाइफ रेटिंग अब ड्रैगन से कमज़ोर थी। रवायात के मुताबिक सबसे ताकतवर कदीम ज़मीनी सांप ने देवताओं को भी निगल लिया था। चूंकि कदीम जमीनी सांप का मैदा एक और जहत का दरवाजा था, इसलिए निगले गए देवता मौत के आने तक वहीं फंसे रहते थे। अगरचे इसके सामने मौजूद कदीम जमीनी सांप सिर्फ एक लेवल 80 का अफसानवी इफरीत था, लेकिन ये एक मुस्तनद खूनखार दरिंदा था। अगर वो नाकाबिल तस्खीर महारत को फाल भी कर लेता तो भी वो खाए जाने से नहीं बच सकता था। यकीनन कदीम जमीनी सांप ने सैफ अली को सालम निगल लिया। सैफ अली को हड़प करने के बाद कदीम जमीनी सांप ने टायर 3 के शयातीन और फुलियम ड्रैगन पर हमला करना शुरू कर दिया, जो अभी पिछले हमले से संभले थे। दरी असना सैफ अली ने खुद को तारीकी में घिरा हुआ पाया। अगरचे इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन एक ताकतवर खिंचाव ने इसे हरकत करने से रोक दिया। वो सिर्फ इस कुव्वत को इजाजत दे सकता था कि वो इसे कदीम जमीनी सांप के मैदे में मौजूद छोटे नुक्ते की तरफ खींच ले। अगरचे वो नुक्ता छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे सैफ अली करीब आया वो बड़ा होता गया। क्या मैं नाकाम हो गया हूं? सैफ अली ने मायूसी के आलम में इस सिया नुक्ते को बड़ा होते देखा। अगरचे इसने इससे पहले थंडर एक्स सिटी की एक्सप्लोरेशन क्वेस्ट को जाती तौर पर चैलेंज नहीं किया था, लेकिन इसने माजी में इसके बारे में जान लिया था। जो कुछ उसने सुना था उसकी बुनियाद पर गार्डियन बास को एक आम अफसानवी इफरीत होना चाहिए था। किसी खूनखार दरिंदे का कोई जिक्र नहीं किया गया था। जब तक कोई गार्डियन बास की ताकत को कम करने के लिए सेलिंग स्टोन का इस्तेमाल करता, वो एक्सप्लोरेशन क्वेस्ट को मुकम्मल कर सकते थे। लेकिन अगर गार्डियन बास कदीम जमीनी सांप जैसा खूनखार दरिंदा होता तो सेलिंग स्टोन बेमानी हो जाता। यहाँ तक कि लेवल 80 के खिलाड़ी भी लेवल 80 के ग्रैंड लॉर्ड दर्जे के कदीम जमीनी सांप का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लड़ने के लिए टायर 4 के वजूद को तलब करने का नतीजा भी वही निकलेगा। कदीम जमीनी सांप की लाइफ रेटिंग किसी भी तरह ड्रैगन से कम नहीं थी। ग्रैंड लॉर्ड के दर्जे पर भी कदीम जमीनी सांप टायर 4 के राकेशों को आसानी से शिकस्त दे सकता था। मजीद बरा, एक खूनखार दरिंदे के तौर पर कदीम जमीनी सांप एक गैर मामूली कुन हयात का मालिक था। दीगर राकेशों के बरक्स सांप हर सेकंड में अपनी 2% HP बहाल करता था और आसमान को चैलेंज करने वाली पैदाइशी महारतों का इस्तेमाल करता था। माजी में गार्ड्स डोमेन के अंदर एक लेवल 150 की अफसानवी कदीम जमीनी रू नमूदार हुई थी। इस पर हमला करने के लिए एक सुपर पावर ने 95 टायर 4 खिलाड़ियों और 5 टायर 5 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 100 रुकनी माहिर टीम तश्कील दी थी। ये टीम किसी भी सुपर पावर की तरफ से इकट्ठी की जाने वाली बेहतरीन टीम थी, लेकिन आखिरकार उसे फिर भी नीस्तो नाबूद कर दिया गया था। लेवल 150 के कदीम जमीनी सांप को सिर्फ इस वक्त मारा गया था जब खिलाड़ी टायर 6 तक पहुंच गए थे। अगरचे वो कदीम जमीनी सांप जिसका वो इस वक्त सामना कर रहा था सिर्फ एक लेवल 80 का अफसानवी इफरीत था, लेकिन लेवल 100 के टायर 3 खिलाड़ियों की 100 रुकनी टीम को भी इसे शिकस्त देने की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ ही लम्हों बाद सांप के अंदर मौजूद पुरस्रार कुव्वत ने सैफ अली को सिया नुक्ते में खींच लिया। उसने फौरन महसूस किया कि इसके अर्द गिर्द वक्त और खला मस्क हो रहे हैं। जब इसने आंखें खोली तो वो अपने सामने का मंजर देखकर दंग रह गया। ये कौन सी जगह है? सैफ अली ने हैरानी के आलम में अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। वो एक कुर्बान गाह पर खड़ा था जो एक ना खत्म होने वाले खला में तीर रही थी। एक जादुई रुकावट ने इसे घेर रखा था जो इस दुनिया की लामहदूद ताकत को कुर्बान गाह को कुचलने से रोकती थी।
इसके अलावा एक लामहदूद लंबाई के देवहैकल सांप ने शहर के साइज की कुर्बान गाह के गिर्द खुद को लपेट रखा था। ये कोई और नहीं बल्कि देवहैकल शक्ल इख्तियार करने वाला कदीम जमीनी सांप था। अगर जादुई रुकावट न होती तो सैफ अली को इस बात में कोई शक नहीं था कि कदीम जमीनी सांप चंद ही नवालों में कुर्बान गाह को आसानी से निगल सकता था। जिस कुर्बान गाह पर वो खड़ा था उसका मुआयना करते हुए सैफ अली को एहसास हुआ कि वो खाली थी। कुर्बान गाह के मरकज में सिर्फ 12 रोशनी के सतून वाक़े थे। इसके अलावा मरकज में 7 लोमनीरेज क्रिस्टल से बना एक दिलकश ट्रेजर चेस्ट मौजूद था। 7 लोमनीरेज क्रिस्टल गॉड्स डोमेन में इंतहाई नायाब और कीमती था। कोई भी शख्स मुट्ठी के बराबर क्रिस्टल बेचकर इतनी रकम कमा सकता था कि वो अपनी बाकी जिंदगी खुराक और रहाइश की फिक्र किए बगैर गुजार सके। सैफ अली जब ट्रेजर चेस्ट को देखकर उसकी तरफ चलने से खुद को ना रोक सका, लेकिन जब वो 200 गज से ज्यादा दूर था तो 12 रोशनी के सतूनों ने एक अंधा कर देने वाली चमक खारिज की। इसकी हरकत पर रद्द अमल जाहिर करते हुए रोशनी के सतूनों ने दरअंदाजी करने वाले तलवारबाज पर एक के बाद दीगरे शुआओं के हमले शुरू कर दिए। ये हमले न सिर्फ नाकाबिल यकीन हद तक तेज थे बल्कि वो फुर्तीले और लचकदार भी थे। पलक झपकते ही 12 रोशनी की शुआओं ने सैफ अली पर मुतअद्दिद समतों से हमला कर दिया। अलिफ-अब-सल्वत डोमेन का दौरानिया पहले ही खत्म हो चुका था और लापरवाही की हिम्मत न करते हुए सैफ अली ने हेवनली ड्रैगन्स पावर को फाल किया और अपनी दोनों तलवारें लहरा दी। गुम 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 12 शुआओं के हमलों में से हर एक में टायर 4 की ताकत थी और जिस लम्हे इसकी तलवारें शुआओं से टकराईं, सैफ अली ने महसूस किया कि इसके बाजू सुन हो गए। खुशकिस्मती से उसने कामयाबी के साथ तमाम 12 हमलों को लगने से रोक दिया था और कुछ का रुख मोड़ दिया था। आखिरकार उसने सिर्फ 10,000 से कुछ ज्यादा एचपी खोई। हेवनली ड्रैगन्स पावर के साथ वो बगैर किसी मसले के हमलों की मजीद 40 लहरों को रोकने की इस्तिताअत रखता था। ताहम जैसे ही 12 रोशनी के सतून दोबारा रोशन हुए, सैफ अली ने देखा कि कुर्बान गाह किनारों से बिखरना शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि मेरे पास अपनी पूरी ताकत लगाने के सिवा कोई चारा नहीं है। सैफ अली समझ गया कि इसकी जान खतरे में है। अगर वो इतनी तेजी से ट्रेजर चेस्ट तक न पहुंचा तो 12 रोशनी के सतून इसे मार डालेंगे, अब वो न खत्म होने वाले खला में गिरकर मर जाएगा। सैफ अली ट्रेजर चेस्ट की तरफ दौड़ा। ताहम जैसे जैसे वो इसके करीब होता गया, रोशनी के सतूनों के हमलों से बचना मुश्किल होता गया। ये सूरत हाल रीलम्स ऑफ ट्रूथ के ट्रायल जैसी क्यों लग रही है? जब सैफ अली ट्रेजर चेस्ट के 100 गज के दायरे में आया तो उसे एहसास हुआ कि रोशनी के सतूनों के हमले बेमकसद नहीं थे। वो ये भी समझ गया कि कोई भी खिलाड़ी ट्रेजर चेस्ट के 100 गज के अंदर कदम नहीं रख सकता जब तक कि वो रीलम्स ऑफ ट्रूथ में दाखिल ना हो जाए। क्या ये जगह रीलम्स ऑफ ट्रूथ में खिलाड़ियों की पेशरफ्त का इम्तिहान ले रही है? सैफ अली जितना ट्रेजर चेस्ट के करीब पहुंचा, 12 रोशनी के सतूनों के हमले इतने ही जुनूनी होते गए। एक खास मकाम के बाद रोशनी के सतूनों ने कहीं ज्यादा हमले शुरू कर दिए थे। अगर वो पहले ही असेंशन रीलिम तक न पहुंच चुका होता और दूसरों को बातिल करने के लिए शुआओं के हमलों का इस्तेमाल करने के काबिल न होता तो वो आगे बढ़ने के काबिल न होता। ज्यादा कसरत से होने वाले हमलों का सामना करते हुए सैफ अली ने सोवर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन को अंजाम दिया, जो उसके हथियारों में सबसे मजबूत जंगी तकनीक थी। अगरचे ये जंगी तकनीक उसकी कुन बर्दाश्त और इर्तिकाज पर एक बहुत बड़ा बोझ थी, लेकिन अगर वो मजीद आगे बढ़ना चाहता था तो उसके पास कोई चारा नहीं था। ताहम सोवर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन को अंजाम देने के बाद वो तेजी से एचपी खोता रहा। ये देखकर उसने वाइड शील्ड को फाल कर दिया। जब सैफ अली ट्रेजर चेस्ट के 50 गज के अंदर पहुंचा तो हमलों की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया। इस वक्त वाइड शील्ड की तवानाई का जखीरा तेजी से खत्म हो गया और उसकी एचपी दोबारा गिरने लगी। 80%, 60%, 30%। जब इसके और उसके हदफ के दरमियान सिर्फ 20 गज का फासला रह गया तो सैफ अली जानता था कि बकिया फासला तय करने के लिए इसके पास इतनी एचपी नहीं बची थी। वो अपनी हद पर था। अगर हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। भाड़ में जाए। ये महसूस करते हुए कि वो अपनी मौजूदा हालत में इस ट्रायल से नहीं गुजर सकता, सैफ अली ने अपने दिल को मजबूत किया और ब्लेड ओएकनंग को फाल कर दिया, जो उसने सीखी हुई दूसरी लीगेसी बरसरक महारत थी। इसकी बुनियादी खुसूसियात और जिस्मानी साख्त आसमान को छूने लगी, जिससे इसके रद्द अमल में नुमाया बेहतरी आई। जिसके बाद उसने ब्लेड डांस को फाल किया, जो एक लीगेसी महारत थी जिसे इस्तेमाल करने में वो माहिर नहीं था।
फिर इसने नीदरवैलिड बुरिलेंस को निकाला, वो हथियार जिसे उसने इतने अरसे से अपने बैग में नजरअंदाज कर रखा था, और आने वाले शुआओं के हमलों को रोकने के लिए इसे कलंगरे और ईबीसल ब्लेड को इस्तेमाल किया। जब उसने 3 तलवारों के साथ स्वर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन को अंजाम दिया तो तकनीक की दिफाई सलाहियतों में काफी हद तक इजाफा हो गया। देखते ही देखते सैफ अली 7 लोमनीरेज ट्रेजर चेस्ट के सामने पहुंच गया। चैप्टर 2007 रंग ऑफ गोसुपिल अपग्रेड हो गई। जिस लम्हे सैफ अली 12 रोशनी के सतूनों के दायरे में दाखिल हुआ, हमले रुक गए। ये देखकर इसने सुकून का सांस लिया। उस वक्त इसकी 10% से भी कम HP बाकी थी। अगर उसे हमलों के चंद और राउंड्स का सामना करना पड़ता तो वो यकीनी तौर पर मर जाता। खुशकिस्मती से इसके पास ब्लेड डांस की महारत मौजूद थी। बसूरत दीगर वो आखिरी 20 गज का फासला उबूर करने के काबिल ना होता। ब्लेड डांस ने न सिर्फ इसे इजाफी तलवारों को कंट्रोल करने की इजाजत ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक जो उसकी बुनियादी खुसूसियात का 80% जाहिर कर सकती थी, बल्कि इजाफी तलवारें अपनी खुसूसियात भी जाहिर करेंगी। यही वजह थी कि नीदरवैलिड ब्रिलेंस शुआओं के हमलों का रुख मोड़ सकती थी, जिनमें टायर 4 के मेयार की ताकत थी। इजाफी तलवारें 9 रीगन स्लैश का इस्तेमाल करते हुए तलब किए गए ईबीसल ब्लेड फेंटमस से कहीं ज्यादा ताकतवर होंगी। चूंकि सैफ अली ने 2-फोल्ड बरसरक को फाल कर रखा था, इसलिए नीदरवैलिड बुरिलेंस ने इसी सतह के आम अफसानवी राकेशों का मुकाबला करने के करीब ताकत का मुजाहरा किया। अगर ब्लेड डांस और नीदरवैलिड बुरिलेंस न होते तो वो यकीनी तौर पर 20 गज के निशान से एक कदम भी आगे ना बढ़ पाता और शुआओं के हमलों से किटकर मरने के लिए बर्बाद हो जाता। मुझे हैरत है कि इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर ऐसा क्या है जो इस तरह के इम्तिहान का तकाजा करता है। यहां तक कि एक डोमेन रीलिम का माहिर भी रीलम्स ऑफ ट्रूथ में किसी कामयाबी के बगैर उन शुआओं के हमलों से मर जाता। अब भी जब सैफ अली ने अपने ऊपर मंडलाते 12 रोशनी के सतूनों को देखा तो वो अब भी खौफ से बेइख्तियार कांप उठा। इस क्वेस्ट की मुश्किल यकीनी तौर पर एपिक रैंक से तजावुज कर गई थी। सैफ अली के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि लेवल 80 से कम के किसी खिलाड़ी ने क्वेस्ट को मुकम्मल करने में कामयाबी हासिल की है। आखिरकार यहां तक कि इसे भी, जो रीलम्स ऑफ ट्रूथ के दूसरे मरहले तक पहुंच चुका था, अपना दिफा करने के लिए 3 तलवारों पर इन्हिसार करना पड़ा और बमुश्किल ही कामयाब हुआ। कुछ देर आराम करने के बाद वो एहतियात से मुकम्मल तौर पर 7 लोमनीरेज क्रिस्टल से बने ट्रेजर चेस्ट के करीब पहुंचा। फिर इसने चेस्ट पर अपनी उंगली थपथपाई और इसे फ़आल करने का इंतखाब किया। फौरन उसकी आंखों के सामने एक लोडिंग बार नमूदार हुआ। जिस लम्हे लोडिंग बार भर गया और ट्रेजर चेस्ट खुला, सर पर मंडलाते 12 रोशनी के सतून रोशनी की 12 लकीरों में तब्दील हो गए जो ट्रेजर चेस्ट में बह गईं, जिसने फिर एक रंगीन चमक खारिज की। कुछ ही देर बाद सैफ अली ने ट्रेजर चेस्ट से एक खौफनाक दबाव आता महसूस किया। यह दबाव एक लामहदूद समंदर की तरह फैल गया। सैफ अली अपने जिस्म को बिल्कुल भी हरकत नहीं दे सकता था जब तक कि दबाव कम होना शुरू ना हुआ। दरीं असना एक बार जब रंगीन चमक गायब हो गई तो ट्रेजर चेस्ट के अंदर मौजूद अशिया नजर आने लगे। ट्रेजर चेस्ट में कल 3 अशिया थीं। एक 7 लोमनीरेज क्रिस्टल से बना रूबक्स क्यूब था, एक ऐसा कुरा था जो आग जैसी चमक दे रहा था, और एक ऐसा क्रिस्टल था जो शानदार जामनी रंग की चमक दे रहा था। कोई ताज्जुब नहीं कि इम्तिहान इतना मुश्किल था, इनाम इतना फराख दिलाना है। इन तीनों अशिया को देखते ही सैफ अली को फौरन एहसास हो गया। वो खुद को पुरजोश होने से न रोक सका। इसकी आंखें तकरीबन अपने हलकों से बाहर आ रही थीं। ये खास तौर पर इस वक्त सच था जब इसने आग जैसे करे और शानदार क्रिस्टल को देखा। 7 लोमनीरेज क्रिस्टल से बना रूबक्स क्यूब कोई और नहीं बल्कि थंडर एक्स सिटी को फ़आल करने की किलीद थी, और वो शय जिसकी उसे अपनी एक्सप्लोरेशन क्वेस्ट को मुकम्मल करने के लिए जरूरत थी। जहां तक आग जैसे करे का ताल्लुक है, ये एक ऐसी शय थी जिसे हासिल करने के लिए सुपर पावर्स भी शिद्दत से लड़ेंगी। इसकी वजह इस करे के अंदर मौजूद टायर 3 की पुरस्रार फुलियम फॉलन अर्थ फायर थी। ये एक ऐसा खजाना था जो फोर्जर्स और कीमियादानों की पैदावार की कामयाबी की शरह को नुमाया तौर पर बढ़ा सकता था। सैफ अली के लिए ये इसकी सिविल फायर को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई अहम था। टायर 3 की पुरस्रार फुलिमस गार्ड्स डोमेन में इंतहाई नायाब थी। हो सकता है कि पूरी ममलकत में एक भी टायर 3 की पुरस्रार फुलियम ना हो। इसकी कीमत फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम से जरा भी कम नहीं थी। इससे पहले उसने किस्मत की वजह से पर्पल थंडर फुलियम हासिल की थी, जो एक टायर 3 की पुरस्रार फुलियम थी। पर्पल थंडर फुलियम ने इसे सिविल फायर पर अपने कंट्रोल को नुमाया हद तक बढ़ाने और सिविल चीन के जंग लगने की शरह को बहुत कम करने की इजाजत दी थी।
अगर वो एक और टायर 3 की पुरस्कार फुलियम को जज्ब कर सके तो वो सिविल फायर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के काबिल हो सकता है। फिर इसे सिविल चीन के जंग लगने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। यकीनन वो टायर 3 की पुरस्कार फुलियम को फायर स्प्रिट को भी खुला सकता था। ताहम एक टायर 3 की पुरस्कार फुलियम मौजूदा फायर स्प्रिट को मियारी तब्दीली से गुजरने की इजाजत देने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि टायर 3 और टायर 4 के दरमियान फर्क बहुत बड़ा था। सैफ अली ने अंदाजा लगाया कि उसे फायर स्प्रिट को टायर 4 में अपग्रेड करने के लिए कम अज कम 2 टायर 3 की पुरस्कार फुलिमस की जरूरत होगी। तो वो अब फिर टनों के हिसाब से टायर 1 और टायर 2 की पुरस्कार फुलिमस। लिहाजा फायर स्प्रिट को जंगी ताकत में मामूली इजाफा फराहम करने के बजाय इसके सर पर मंडलाती मौत की दरांती को हटाने के लिए फॉलन अर्थ फायर का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होगा। ट्रेजर चेस्ट के अंदर मौजूद आखिरी शय भी इन तीनों में सबसे कीमती थी, सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल। इस शय की कीमत आसानी से 2 फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स की मुश्तरका कीमत से तजावुज कर गई। सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल इतना कीमती इसलिए था क्योंकि ये एक शय को फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक में अपग्रेड करने की जमानत देता था, चाहे वो कांसी की शही क्यों ना हो। सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल एक ऐसी चीज थी जिसे हासिल करने का हर माहिर खिलाड़ी ख्वाब देखता था। आखिरकार हर हथियार और साजो सामान की खिलाड़ियों के साथ मुख्तलिफ मुताबकत होती थी। अगर खिलाड़ी किसी खास हथियार या साजो सामान के साथ मुताबकत नहीं रखते थे, यहां तक कि अगर मज़कूरा हथियार या साजो सामान फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक पर भी हो, तो वो फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम की पूरी सलाहियत का मुजाहरा नहीं कर पाएंगे। ताहम फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स कितनी कीमती थीं? यहां तक कि आला माहिरीन भी जरूरी नहीं कि अपनी जिंदगी में किसी एक के मालिक हों। कोई फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम हासिल करने के लिए खुशकिस्मत होगा, इसके साथ अपनी मुताबकत के बारे में नखरे करना तो दूर की बात है। लिहाजा फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स की कमी ने सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल को चमकने का मौका दिया। गार्ड्स डोमेन में लाखों और अरबों हथियार और साजो सामान दस्तयाब थे। अगरचे फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स इंतहाई नायाब हो सकती हैं, लेकिन कांसी और डार्क गोल्ड रैंक के दरमियान की अशिया हर जगह मौजूद थी। सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल के साथ खिलाड़ी आसानी से एक ऐसी शय तलाश कर सकते थे जो उनके साथ मुताबकत रखती हो और इसे फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक में अपग्रेड कर सकते थे। सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल ने खिलाड़ियों को जो मदद फराहम की वो महज बहुत बड़ी थी। मिसाल के तौर पर हथियारों को ले, एक मुताबकत रखने वाले हथियार के साथ उनकी जंगी ताकत में कम अज कम 20% इजाफा होगा। माजी में जब सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल पहली बार ऑक्शन हाउस में नमूदार हुआ था, तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने इस पर गर्मा गर्म मुकाबला किया था। आखिरकार एक सुपर पावर ने सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल की तिजारत के लिए 3 फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स का इस्तेमाल किया था। उस वक्त बहुत से लोगों को यह तिजारत मुज़हका खेज लगी थी। नतीजे के तौर पर बहुत से लोगों ने नुकसान उठाने पर खरीदार का मजाक उड़ाया था। ताहम सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल हासिल करने के बाद इसे खरीदने वाली सुपर पावर अपने टायर 5 के माहिरीन में से एक को टायर 6 गार्ड रैंक में तरक्की दिलाने में कामयाब हो गई थी। इस कामयाबी ने मुख्तलिफ सुपर पावर्स को दंग कर दिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आला मुताबकत वाली फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम इतनी मदद फराहम करेगी। आमतौर पर यहां तक कि कई फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स भी जरूरी नहीं कि किसी खिलाड़ी को टायर 6 के मेयार तक पहुंचने में मदद करने के लिए काफी हो। जहां तक इस सुपर पावर का ताल्लुक है जिसने सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल बेचा था, वो इस मामले के बारे में जानने के बाद पछतावे से तकरीबन मर ही गई थी। आखिरकार एक टायर 6 गार्ड रैंक का माहिर सिर्फ 3 मामूली फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स से कहीं ज्यादा कीमती था। लिहाजा अब जबकि एक सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल सैफ अली के सामने नमूदार हो चुका था, तो वो पुरजोश कैसे ना होता। मुझे कौन सी शय अपग्रेड करनी चाहिए? सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल को देखते ही सैफ अली का दिमाग तेजी से घूमने लगा। इस वक्त उसके पास मौजूद हथियार और साजो सामान गेम के इस मरहले पर सबसे आला दर्जे के थे। इसमें कोई शक नहीं कि हथियार ही किसी खिलाड़ी की जंगी ताकत को सबसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ताहम ईबीसल ब्लेड और कलंगरे दोनों आला दर्जे के एपिक हथियार थे जो फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी मेयार के इंतहाई करीब थे। अगर उसने इन दोनों हथियारों में से किसी एक को अपग्रेड करने का इंतखाब किया, तो वो महज सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल को ज़ाय कर रहा होगा। आखिरकार ईबीसल ब्लेड और कलंगरे दोनों के पास फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक तक पहुंचने का मौका था, खास तौर पर कलंगरे। जब तक वो सुलेमान की तलवार के बकिया टुकड़े जमा कर लेता, वो एक हकीकी लेजेंडरी हथियार तैयार करने के काबिल हो जाएगा। जहां तक साजो सामान के किसी टुकड़े को अपग्रेड करने का ताल्लुक है,
इस जैसे तलवारबाज के लिए ये इसकी तलवारों को अपग्रेड करने से भी ज्यादा फजूल था। इस मामले पर कुछ सोच विचार के बाद सैफ अली ने अपने बैग से रंग ऑफ गोस्पेल निकाली। चलो तुम्हें अपग्रेड करते हैं। फौरन सैफ अली ने सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल को थपथपाया और एपिक रैंक वाली रंग ऑफ गोस्पेल को इर्तिका के हदफ के तौर पर मुंतखब किया। चैप्टर 2008 मनी ईचर वर्ड। सैफ अली की जानिब से इर्तिका का हदफ मुंतखब करने के बाद अचानक सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल से रोशनी की उनगिनत धारें रंग ऑफ गोस्पेल में बहने लगीं। सेक्रेड सोर्स क्रिस्टल की ताकत की वजह से रंग ऑफ गोस्पेल पर कंदा नामुकम्मल इलाही रानस और जादुई सफ़े खुद को मुकम्मल करने लगीं। चंद सेकंड बाद एक खौफनाक चमक खारिज करने वाली जामन सुनहर अंगूठी जिसने अर्ध गिर्द की जगह को भी मुंजमद कर दिया था, सैफ अली के सामने नमूदार हुई। कितना ताकतवर दबाव है। इस वक्त रंग ऑफ गोस्पेल का दबाव एक आम अफसानवी इफरीत की चमक से भी तजावुज कर गया था। यहां तक कि सैफ अली ने भी उसका निशाना बनने पर कदरे बेचैनी महसूस की। रंग ऑफ गोस्पेल गार्ड्स डोमेन में इंतहाई कम डोमेन आइटम्स में से एक थी। ये इनफरादी खिलाड़ियों और गिल्ड्स दोनों के लिए इंतहाई मुफीद थी। ताहम एक एपिक आइटम के तौर पर इसमें एक बड़ी खामी थी, इसे हर 7 दिन बाद 20,000 मैजिक क्रिस्टल्स खुलाने की जरूरत होती थी, एक ऐसी कीमत जो कोई आम गिल्ड बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जहां तक जीरो विंग का ताल्लुक है, मैनीटाइट की रग हासिल करने के बाद भी ये एक अहम खर्च था। लिहाजा सैफ अली ने खुद को इस परेशान कुन खामी से छुटकारा दिलाने के लिए रंग ऑफ गोस्पेल को अपग्रेड करने का फैसला किया था। कुछ ही देर बाद रंग ऑफ गोस्पेल ने अर्ध गिर्द की जगह को आजाद कर दिया। तभी सैफ अली बिलाखिर अपने जिस्म को दोबारा हरकत दे सका। जहां तक खुद रंग ऑफ गोस्पेल का ताल्लुक है, वो उसके हाथ में वापस आ गई। ताहम उस वक्त अंगूठी ने पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ एहसास दिया। अंगूठी इंतहाई भारी महसूस हुई। ताहम ये वजन खुद अंगूठी से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि अर्ध गिर्द की जगह से आने वाला दबाव था। दरी असना इस दबाव ने इसकी जंगी ताकत को कम अज कम 50% तक कम कर दिया था, एक ऐसा रुझान जिसका उसने इससे पहले रंग ऑफ गोस्पेल का इस्तेमाल करते हुए कभी तजुर्बा नहीं किया था। क्या अपग्रेड के दौरान कोई इन्हिराफ हुआ होगा? सैफ अली खुद को परेशान होने से ना रोक सका। जल्दी से उसने अंगूठी के एट्रीब्यूट पैनल का मुआयना किया। जब किसी शय के मेयार में इजाफा होता है तो आमतौर पर इसके असरात मजबूत हो जाते हैं। ताहम कुछ अशिया को अपग्रेड के अमल के दौरान खराबी का सामना करना पड़ता है और वो मुख्तलिफ असरात पैदा करती हैं। कुछ अशिया की तो नौयत ही मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। अगरचे ऐसे वाकयात इंतहाई नायाब थे, लेकिन इम्कानात सिफर नहीं थे। ये वो नतीजा भी था जिसे देखने से खिलाड़ी सबसे ज्यादा डरते थे। रंग ऑफ गोस्पेल फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक आइटम। दुनिया की तवानाई इकट्ठा करने के बाद डार्कशमन किंग की तरफ से तैयार करदा इस अंगूठी में एक मनी ईचर वर्ड मौजूद है। अंगूठी की अंदरूनी जगह को सेक्रेड सोर्स स्टोन का इस्तेमाल करते हुए मजीद मुकम्मल किया गया था। अंगूठी किसी इलाके की जगह को दबा सकती है, जिससे इसे इस्तेमाल करने वाले को इस जगह पर मुकम्मल गलबा हासिल हो जाता है। इजाफी महारत 1 मनी ईचर वर्ड 5000 गज के दायरे में जगह को मुंजमद कर देती है। इलाके के अंदर मौजूद तमाम दुश्मन टेलीपोर्टेशन टूल्स और टेलीपोर्टेशन किस्म की महारतें इस्तेमाल नहीं कर सकते और बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ते हो जाता है। दुश्मनों की जिस्मानी साख्त को 30% तक कमजोर करती है और बुनियादी खुसूसियात को 30%, हरकत की रफ्तार को 50% और रद्द अमल की रफ्तार को 30% तक कम करती है। मनी ईचर वर्ड को बरकरार रखने पर हर 10 मिनट में 5000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च होते हैं। कोई कूल डाउन नहीं। बाइंडिंग से पहले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इजाफी महारत 2 रंग ऑफ बुरिलेंस 2000 गज के दायरे में तमाम इत्तेहादियों की जिस्मानी साख्त को 20% बेहतर बनाती है और बुनियादी खुसूसियात में 20% इजाफा करती है। किसी इलाके की माना कसाफत में 100% इजाफा करती है। रंग ऑफ बुरिलेंस को बरकरार रखने पर हर 30 मिनट में 2000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च होते हैं। कोई कूल डाउन नहीं। बाइंडिंग से पहले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चूंकि रंग ऑफ गोस्पेल में एक अंदरूनी दुनिया मौजूद है, इसलिए बैरूनी दुनिया इसे सख्ती से मुस्तरद करती है। इस अंगूठी का इस्तेमाल करते वक्त टायर 4 से नीचे के वजूद को बैरूनी दुनिया की ताकत से बहुत ज्यादा दबा दिया जाएगा। सारिफ का टायर जितना ऊंचा होगा, दबाव इतना ही कमजोर होगा। इसमें इन्हिराफ नहीं हुआ। रंग ऑफ गोस्पेल की खुसूसियात देखकर सैफ अली ने सुकून का सांस लिया।
अगरचे अपग्रेड ने इस्तेमाल की जरूरत को बढ़ा दिया था, लेकिन रंग ऑफ गोस्पेल की महारतों में भी नुमायां बेहतरी आई थी। इससे पहले रंग ऑफ गोस्पेल महज मुतासरा जगह पर महर लगाती थी, अब अंगूठी ने इसे बराह रास्त मुंजमद कर दिया था। कोई कह सकता है कि रंग ऑफ गोस्पेल की ताकत इसके असल इंटरमीडिएट मैजिक ईरे के मैयार से एडवांस्ड मैजिक ईरे के मैयार तक बेहतर हो गई थी। मजीद बराह मनी ईचर वर्ड औसत एडवांस्ड फील्ड मैजिक ईरे से भी ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि ये फील्ड मैजिक ईरे और बैरियर मैजिक ईरे का मजमुआ थी। सिर्फ इसे चलाने के लिए दरकार मैजिक क्रिस्टल्स की तादाद खौफनाक रही। खुशकिस्मती से इसे अब हर हफ्ते अंगूठी को 20,000 मैजिक क्रिस्टल्स खुलाने की जरूरत नहीं थी। इस बेहतरी के साथ रंग ऑफ गोस्पेल बासिस पर हमला करने और मैदानों में बड़े पैमाने पर लड़ाई दोनों में कारआमद साबित होगी। रंग ऑफ गोस्पेल को अपग्रेड करने के बाद सैफ अली ने इसे महफूज कर लिया और कुर्बान गाह के मरकज में कंधा टेलीपोर्टेशन ईरे की तरफ चल पड़ा। फिर इसका जिस्म रोशनी की एक लकीर में तब्दील हो गया और कुर्बान गाह से गायब हो गया। इसके जाने के बाद कुर्बान गाह तेजी से बखर गई और खला में गायब हो गई। जब सैफ अली ने दोबारा आंखें खोली तो वो एक अजीम अलशान टेलीपोर्टेशन हॉल के अंदर नमूदार हो चुका था। ये जगह थंडर एक्स सिटी है। सैफ अली हॉल के अंदर 4 मीटर लंबे लेवल 200 के एनपीसी फौजियों को देखकर हैरान रह गया। इसे आइस फायर माउंटेन रेंज के बाहर टेलीपोर्ट होने की तवक्को थी, न कि बराह रास्त थंडर एक्स सिटी में। आमतौर पर थंडर एक्स सिटी के फाल होने के बाद खिलाड़ियों को आइस फायर माउंटेन रेंज के बैरूनी इलाके में मौजूद टेलीपोर्टेशन ईरे के जरिए शहर में दाखिल होना पड़ता था। दरी असना बैरूनी इलाके के टेलीपोर्टेशन ईरे को फाल करने के लिए टेलीपोर्टेशन ईरे पर एक्सप्लोरेशन क्विस्ट के जरिए हासिल करदा रूबक्स क्यूब का इस्तेमाल करना जरूरी था। थंडर एक्स सिटी के अंदर पहुंचने और थंडर एक्स जाइंटस के ग्रेट एल्डर को रूबक्स क्यूब सौंपने के बाद ही खिलाड़ी थंडर एक्स सिटी को मुकम्मल तौर पर फाल करने के काबिल होंगे। अब चूंकि वो बराह रास्त थंडर एक्स सिटी में टेलीपोर्ट हो गया था, इसलिए वो सफर के काफी वक्त की बचत कर सकता था। जैसे ही सैफ अली टेलीपोर्टेशन हॉल से बाहर निकलने वाला था, उसने अचानक आबदा गाल और कालू भाई के नए पैगामात का एक गुच्छा देखा। इतने सारे पैगामात क्यों हैं? क्या कुछ हुआ है? सैफ अली ने कुछ उलझन के साथ पैगामात को देखा। जब वो गार में दाखिल हुआ तो बैरूनी दुनिया से इसका राब्ता मुनक़ते हो गया था। ताहम जब वो गार के अंदर अपनी किस्त कर रहा था तो वो हर रोज आराम करने के लिए लॉग ऑफ करता था। इन वक्फों के दौरान वो जीरो विंग और गार्ड्स डोमेन में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में अपडेट हासिल करने के लिए आबदा गाल और कालू भाई से राब्ता करता था। आज शाम गेम में लॉग इन होने से पहले आबदा गाल और कालू भाई ने किसी मसले की इत्तला नहीं दी थी। अब सिर्फ चंद घंटों के बाद इन दोनों ने इसे कल मिलाकर 10 से ज्यादा पैगामात भेजे थे। सैफ अली ने फौरन आबदा गाल से राब्ता किया। गिल्ड लीडर, क्या आप अपनी क्वेस्ट मुकम्मल कर चुके हैं? आबदा गाल ने पूछा। हिमम, ये ज्यादातर खत्म हो चुकी है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे आप और कालू भाई दोनों की तरफ से काफी पैगामात मौसूल हुए हैं। क्या बाहर कुछ हुआ है? ये हकीकत कि वो एक आला दर्जे की क्वेस्ट को चैलेंज कर रहा था और बैरूनी दुनिया से राब्ता करने से कासिर था, गिल्ड के आला ओहदेदारों को मालूम थी। लिहाजा वो इससे इस वक्त तक राब्ता नहीं करेंगे जब तक कि कोई इंतहाई अहम बात ना हो। आखिरकार इसकी क्वेस्ट बहुत खतरनाक थी और यहां तक कि मामूली सी गलती भी नाकामी का सबब बन सकती थी। वो किसी भी किस्म की मुदाखलत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। असल में आज का दिन किसी भी आम दिन की तरह था। अगरचे हमारे गिल्ड के अराकीन ओचिज आनिल पर मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स के साथ मुसलसल टकराते रहे हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कोई बड़े पैमाने की लड़ाई नहीं है। ताहम सिर्फ 3 घंटे कबल दुश्मनों के दरमियान राकेशों में तब्दील होने की सलाहियत रखने वाले खिलाड़ी नमूदार हुए। ये खिलाड़ी इंतहाई मजबूत हैं और उनमें से हर एक बुनियादी खुसूसियात के लिहाज से इसी सतह के हाई लॉर्ड्स का मुकाबला कर सकता है। इनमें से कुछ खिलाड़ियों में तो ग्रेट लॉर्ड की खुसूसियात भी हैं। मजीद बरा ये तमाम खिलाड़ी माहिर हैं, इसलिए वो हमारे टायर 2 के माहिरीन को भी आसानी से ज़बह कर सकते हैं। हमारे गिल्ड के अराकीन उन लोगों का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। उस वक्त कई हजार अराकीन पहले ही मारे जा चुके हैं। इन इफरीत खिलाड़ियों की वजह से हमारे अराकीन ओचिज आनिल पर बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं कर सकते, आबदा गाल ने मायूसी से कहा। अगरचे उनकी तरफ से इनमें से कुछ इफरीत खिलाड़ियों को मारा गया था, लेकिन दोनों फरीकों के जानी नुकसान में फर्क बहुत ज्यादा था। अब तक
उन्होंने इनमें से 500 इफरीत खिलाड़ियों को भी नहीं मारा था, फिर भी उनकी तरफ से 5000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी थी। मजीद बरा, इन इफरीत खिलाड़ियों को मारने में उनकी कामयाबी की वाहिद वजह बुनियादी तौर पर मैजिक ब्रेकिंग क्रॉसबोज और बेसिक कम्बैट डिवाइसेस थी। ताहम ये टूल्स बहुत कम दस्तयाब थे, इसलिए इन इफरीत खिलाड़ियों का मुकाबला करना बिल्कुल नामुमकिन था। खिलाड़ी राकेशों में तब्दील हो रहे हैं। आबदा गाल की बातें सुनकर सैफ अली ने तेवरी चढ़ाई। वो कितने रजामंद हैं। वो खिलाड़ियों के राकेशों में तब्दील होने के मामलात के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। खुसूसी लीगेसीज टूल्स का इस्तेमाल करके इस कारनामे को अंजाम देना वाकई मुमकिन था। इवल गॉड्स टेम्पल की लीगेसी इसकी एक मिसाल थी। सिर्फ इवल ड्रैगनिफिकेशन का अमल इवल गॉड्स टेम्पल की पैक लीगेसीज में से एक की सलाहियत थी। मजीद बरा, किसी खिलाड़ी को इवल ड्रैगन में तब्दील करने के लिए बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की कुर्बानी दरकार थी। इस तरह के तब्दीली के अमल से गुजरना बाकायदा गिल्ड्स के लिए बिल्कुल भी फायदामंद नहीं था। सैफ अली ने आबदा गाल से जीरो विंग सिटी में काम करने वाले गिल्ड के तमाम अराकीन को मतला करने को कहा कि वो ऊंचिज आनिल में ग्राइंड करना बंद कर दें और इसके बजाय दूसरे मकामात पर मुंतकिल हो जाए। आखिरकार मुनासिब जवाबी इक़दामात के बगैर उन इफरीत खिलाड़ियों के साथ टकराते रहना दानिशमंदी नहीं होगी। जहां तक खुद सैफ अली का ताल्लुक है, उसने अपने कदम तेज किए और सीधा ग्रेट एल्डर की हवेली की तरफ चल पड़ा। चैप्टर 2009 थंडर एक्स सिटी फाल हो गया। जब सैफ अली टेलीपोर्टेशन हॉल से बाहर निकला तो उसका इस्तकबाल एक बहुत चौड़ी गली के मंजर ने किया जिस पर एनपीसी जायंट्स चल रहे थे। अगर खिलाड़ी इस शहर का दौरा करते तो वो यकीनी तौर पर खुद को बहुत अजनबी महसूस करते। शहर की इमारतें भी इंतहाई बड़ी थीं। यहां तक कि शहर के गिर्द सफर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी दीगर एनपीसी शहरों में पाई जाने वाली गाड़ियों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। मजीद बरा, यहाँ की गाड़ियों को घोड़ों के बजाय कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत सब्जीखोर अर्थ ड्रैगन्स खींचते थे। जायंट्स के अलावा दीगर गैर जानिबदार नस्लों से ताल्लुक रखने वाले एनपीसीज भी यहाँ रहते थे, जिनमें इंतहाई नायाब एलोविज भी शामिल थे। अगरचे एलोविज हाफ एल्फ खिलाड़ियों से बहुत मिलते जलते लगते थे, लेकिन दोनों की लाइफ रेटिंग्स में जमीन आसमान का फर्क था। कदीम दौर में एलोविज को देवताओं का पैगाम रसा कहा जा सकता था। वो जादुई अनासिर के प्यारे बच्चे थे और वो अपने टायर से ऊपर के सिपीलिस को आसानी से कास्ट कर सकते थे। ताहम जैसे जैसे गार्ड्स डोमेन में देवताओं का जवाल हुआ, एल्वोन नस्ल भी जवाल का शिकार हो गई और साल गुजरने के साथ साथ इस नस्ल की आबादी में मुसलसल कमी आती गई। पहली बार थंडर एक्स सिटी का दौरा करने वाले खिलाड़ी यकीनी तौर पर इस मंजर से बहुत हैरान होंगे। ताहम सैफ अली तवील अरसे से इसका आदी हो चुका था। उसने फौरन एक अर्थ ड्रैगन गाड़ी को रोका और शहर के मरकज की तरफ चल पड़ा। एक इंतहाई बड़े पैमाने के गैर जानिबदार शहर के तौर पर थंडर एक्स सिटी बहुत बड़ा था। यहां तक कि ब्लैक ड्रैगन एम्पायर का दारुल हुकूमत भी थंडर एक्स सिटी के साइज का सिर्फ निस्फ था। लिहाजा शहर में सफर करने में काफी वक्त लगता था। मामलात को मजीद खराब करने के लिए थंडर एक्स सिटी का टेलीपोर्टेशन हॉल शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े था। खिलाड़ियों को शहर के अंदर अपने माउनेट्स, टेलीपोर्टेशन की महारतों और टेलीपोर्टेशन टूल्स इस्तेमाल करने की भी मुमानियत थी। अगर खिलाड़ी शहर में तेजी से सफर करना चाहते थे तो वो सिर्फ घर के साइज के अर्थ ड्रैगन्स के जरिए खींची जाने वाली गाड़ियों पर इन्हिसार कर सकते थे। यकीनन अगर खिलाड़ी थंडर एक्स सिटी में उस अकाउंट के ओहदे तक पहुंचने में कामयाब हो जाते तो उन्हें अपने माउनेट्स पर सवारी करने की इजाजत मिल जाती। ताहम थंडर एक्स सिटी जैसे गैर जानिबदार शहर में उस अकाउंट बनना इंतहाई मुश्किल था। जहां तक सैफ अली जानता था, इसकी पिछली जिंदगी में बहुत से खिलाड़ियों के लेवल 200 तक पहुंचने के बाद भी कोई भी थंडर एक्स सिटी का उस अकाउंट बनने में कामयाब नहीं हुआ था। दरी असना जब सैफ अली थंडर एक्स सिटी के मरकजी जिला की तरफ सफर कर रहा था, ऊंचिज आनिल में एक हंगामा बर्पा हो गया। क्या मैंने सही सुना? जीरो विंग वाकई अपने अराकीन को ऊंचिज आनिल में ग्राइंड करने से दस्तबरदार करवा रहा है। जीरो विंग बेमकसद लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि वो इफरीत खिलाड़ी कितने ताकतवर हैं? टायर 2 के माहिरीन से निमटना उनके लिए बच्चों का खेल है। सिर्फ एक इफरीत खिलाड़ी टायर 2 के माहिरीन की 6 रुकनी पार्टी को आसानी से नीस्तो नाबूद कर सकता है। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये इफरीत खिलाड़ी आमतौर पर ग्रोहों में घूमते हैं। क्या जीरो विंग इससे पहले ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में मिरेकल के हमले को पसपा करने में कामयाब नहीं हुआ था? अब ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ थोड़ी देर लड़ने के बाद ही हार मान रहा है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दिन आएगा जब जीरो विंग ऐसी हालत में गिर जाएगा। इससे पहले जीरो विंग अपने दुश्मनों को दाएं बाएं ज़बह कर रहा था। अब ये ओचिस आनिल जैसी कीमती जमीन को छोड़ने पर मजबूर है। इसके साथ स्टारमोन किंगडम में जीरो विंग की तरक्की यकीनी तौर पर दीगर बड़ी गिल्ड से नुमायां हद तक पीछे रह जाएगी। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो जीरो विंग मुस्तकबिल में स्टारमोन किंगडम की नंबर 1 गिल्ड भी नहीं रहेगी। ये सच है। छोटी गिल्ड्स के लिए ओचिस आनिल का इस्तेमाल करते हुए उभरने का ये एक अच्छा मौका है। ओचिस आनिल में काम करने वाले तमाम खिलाड़ियों को जीरो विंग का अपनी अफवाज को वापस बुलाने का फैसला बहुत हैरान कुन लगा। उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि गिल्ड इतनी फैसलाकुन तौर पर ओचिस आनिल से दस्तबरदार हो जाएगी। जीरो विंग वाज़े तौर पर जीरो विंग सिटी की बदौलत इफरीत खिलाड़ियों के साथ थका देने वाली जंग लड़ने के काबिल था, फिर भी इसने ऐसा नहीं किया। दरी असना जीरो विंग के पीछे हटने के फैसले की वजह से स्टारमोन किंगडम में कम प्रोफाइल बरकरार रखने वाली बहुत सी छोटी गिल्ड्स ने ओचिस आनिल में 2 गिल्ड टाउन्स चलाने वाली गिल्ड्स के जरिए बनाए गए स्टारलाइट अलायंस में शामिल होने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार ओचिस आनिल की मौजूदा सूरत हाल सबके देखने के लिए पहले ही वाज़े थी। स्टारलाइट अलायंस, जो खिलाड़ियों को राकेशों में तब्दील करने की सलाहियत रखता था, को मैदानी लड़ाइयों में बरतरी हासिल थी। जब तक जीरो विंग के अराकीन जीरो विंग सिटी से बाहर निकलने की हिम्मत करेंगे, वो यकीनी तौर पर मर जाएंगे। दरी असना सैफ अली के पीछे हटने का हुक्म देने के कुछ ही देर बाद स्टारलाइट अलायंस की रुकन गिल्ड्स के आला ओहदेदार मिलियन फॉरेस्ट से कुछ फासले पर वाक़े वाइल्ड हैमर टाउन में एक मीटिंग के लिए जमा हुए। इस मीटिंग की क़यादत करने वाली गिल्ड्स पर्पल थारंस किंगडम की सुन रीलिम और वो 2 गिल्ड्स थीं जिन्होंने ओचिस आनिल में 2 गिल्ड टाउन्स कायम किए थे, नाइट्स जजमेंट और वारंग एम्पायर। अगरचे नाइट्स जजमेंट और वारंग एम्पायर सिर्फ दूसरे दर्जे की गिल्ड्स थीं, लेकिन मुताद्दिद कारपोरेशंस की सरमायाकारी ने इन दोनों गिल्ड्स की ताकत को बढ़ा दिया था, जो अब आम पहले दर्जे की गिल्ड्स का मुकाबला कर सकती थी। जीरो विंग इस बार वाकई हमारी इफरीत फौज से खौफजदा हो गया है। अब न सिर्फ जीरो विंग के अराकीन जीरो विंग सिटी से बाहर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो अब उसके आसपास भी काम नहीं कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद हर शख्स जीरो विंग सिटी की दिफाई सलाहियतों के बारे में जानता है। फिलहाल हम अब भी शहर के दिफा को नहीं तोड़ सकते, ताहम हम जीरो विंग को शहर की तरक्की जारी रखने की इजाजत भी नहीं दे सकते। क्या आप में से किसी के पास इस मसले से निपटने के लिए कोई अच्छी तजवीज है? नाइट्स जजमेंट के गिल्ड लीडर शेडोलाइट एक्स ने वहां मौजूद दर्जन भर गिल्ड के नुमाइंदों पर नजर डालते हुए पूछा। हकीकत में वो सब जीरो विंग की फैसला कुनियत से हैरान रह गए थे। ये वो नतीजा बिल्कुल नहीं था जो वो देखना चाहते थे। एक बैरूनी शख्स के नुक्ता नजर से उनके इत्तेहाद की तरफ से बनाई गई इफरीत फौज बहुत ताकतवर लग सकती है, लेकिन अवाम ये नहीं जानते थे कि उन खिलाड़ियों की इफरीत की शक्लों को बरकरार रखने के लिए बड़ी तादाद में जानों की जरूरत थी। मजीद बरा, इन जानों को लेवल 50 आइस से ऊपर के खिलाड़ियों की तरफ से रजामंदी से पेश करने की जरूरत थी। लिहाजा गिल्ड्स जीरो विंग के साथ अपनी लड़ाई को तूल देने की इजाजत नहीं दे सकती थी। चूंकि जीरो विंग ओचिस आनिल को छोड़ने में इतना फैसलाकुन है, तो आइए जीरो विंग को उसे छोड़ने से रोकने के लिए कोई तरीका सोचें। हम जीरो विंग को हमसे लड़ने पर मजबूर करेंगे। ये सच है, हम जीरो विंग को लड़ने पर मजबूर करेंगे, चाहे वो ना भी चाहे। चूंकि जीरो विंग अपनी तरक्की के लिए जीरो विंग सिटी पर इन्हिसार कर रहा है, इसलिए हम ऐसा करेंगे कि वो शहर पर बिल्कुल भी इन्हिसार ना कर सके। हम जीरो विंग सिटी पर टेलीपोर्टेशन की मेहर लगा सकते हैं और ऐलान कर सकते हैं कि जब तक जीरो विंग मैदानों में हमसे लड़ने से इनकार करता है, हम जीरो विंग सिटी से बाहर आने वाले हर खिलाड़ी को मार डालेंगे। हम इन खिलाड़ियों को इस वक्त तक मारेंगे जब तक कि जीरो विंग बाहर आकर लड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। अगर जीरो विंग फिर भी हमसे लड़ने से इनकार करता है, तो कोई भी जीरो विंग सिटी का दौरा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस वक्त देखते हैं कि जीरो विंग सिटी का इस्तेमाल करते हुए कैसे तरक्की करता है। ये एक अच्छा ख्याल है। उस वक्त जीरो विंग की आमदनी का बुनियादी जरिया जीरो विंग सिटी है। अगर जीरो विंग सिटी नाकाम हो जाता है, तो जीरो विंग भी साफ नहीं बच पाएगा। अगर जीरो विंग अपने शहर को नाकाम होते नहीं देखना चाहता, तो उसे यकीनी तौर पर हमसे लड़ना होगा। ये सच है। अगर जीरो विंग वाकई लड़ने से इनकार करता है, तो ये ममलुकत के लिए मजाक बन जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि जीरो विंग फिर स्टारमोन किंगडम में तरक्की करने का क्या इरादा रखता है। ये मंसूबा सुनकर वहां मौजूद सभी ने इत्तेफाक में सर हिलाया। वो सब जीरो विंग को लड़ाई पर मजबूर करने पर बज़िद थे।
दरीं असना जब स्टारलाइट अलायंस इस सब की मंसूबाबंदी कर रहा था, सैफ अली बिलाखिर थंडर एक्स सिटी के मरकजी जिला में पहुंच गया था। शहर के मरकजी जिला में बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। यहां कोई खिलाड़ी न होने के बावजूद गली में अब भी भीड़ थी। गैर जानिबदार नस्लों के एनपीसी ताजिरों को हर तरफ कारोबार करते, हर किस्म की अशिया और मवाद बेचते देखा जा सकता था। उनकी मसनूआत का मेयार खिलाड़ियों की दुकानों के जरिए फरोख्त होने वाली मसनूआत से जरा भी कम नहीं था। ताहम सैफ अली ने सैर व तफरी में वक्त ज़ाय नहीं किया। इसके बजाय वो सीधा मरकजी सड़क के करीब वाक़े एक हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के बाहर 20 जाइंट फौजी पहरा दे रहे थे। इनमें से हर एक लेवल 180 टायर 2 का फौजी था। इन फौजियों की क़यादत करने वाला कप्तान तो लेवल 180 टायर 3 का जाइंट था। यह हवेली कोई और नहीं बल्कि जाइंट नस्ल के ग्रेट एल्डर की रहाइशगाह थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर सैफ अली ने फौरन वहां मौजूद मुहाफिजों को अपने आने का मकसद बताया। मुहाफिजों की जानिब से इसकी बात पहुंचाने और जवाब मिलने के बाद वो उसे देवहकल हवेली में ले गए। बहुत जल्द सैफ अली एक खूबसूरत मुतालागाह में पहुंच गया जहां एक सफेद लिबास पहने बुजुर्ग बैठे थे। जाइंटस कुदरती तौर पर पैदा होने वाले जंगजू थे और जादू में माहिर नहीं थे, फिर भी ग्रेट एल्डर दरअसल एक लेवल 200 टायर 5 का ग्रैंड विज़र्ड था। इसे एक सल्तनत में भी ओवरलॉर्ड की सतह का वजूद समझा जाएगा। किसी इंसानी मुहिम जो को इस शहर का दौरा किए हुए काफी अरसा हो गया है। मैंने सुना है कि आपके पास थंडर एक्स सिटी के बाहर कदीम टेलीपोर्टेशन ईरे को फाल करने की ताकत है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है? जाइंट एल्डर ने सैफ अली का मुशाहिदा करते हुए नरमी से पूछा। ये दुरुस्त है। ये वो कदीम क्यूब है जो मुझे मिला है। ये कदीम टेलीपोर्टेशन ईरे को फाल करने की सलाहियत रखता है। सैफ अली ने 7 लोमनीरेस ट्रेजर चेस्ट से हासिल करदा रूबक्स क्यूब जाइंट एल्डर के हवाले करते हुए जवाब दिया। यकीनन ये टेलीपोर्टेशन ईरे का टेलीपोर्टेशन कोर है। जाइंट एल्डर ने क्यूब का मुआयना करने के बाद अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। कदरे पुरजोश लहजे में उसने मजीद कहा, शुक्रिया इंसानी मुहिम जो। ये शय वाकई वही है जिसकी हमारी जाइंट नस्ल इस तमाम अरसे से तलाश कर रही थी। इस शय के साथ हमारी जाइंट नस्ल बिलाखिर इस दिफाई महर से आजाद हो जाएगी जो कदीम जमाने से मौजूद है। चूंकि आपने हमारी नस्ल की इतनी बड़ी मदद की है, इसलिए हम जाइंटस यकीनी तौर पर आपके साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। हमारी नस्ल के शुक्रिया के निशान के तौर पर इस कीमती जाइंटस होली स्टोन को रखें। जाइंट एल्डर की बात खत्म होने और सैफ अली के जाइंटस होली स्टोन को कबूल करने के बाद सिस्टम की इत्तलात का एक सिलसिला उसके कानों में दाखिल हुआ। चैप्टर 2010 टाइटन बिल्ड लाइन। सिस्टम मुबारक हो, अपने एक्सप्लोरेशन क्वेस्ट जाइंटस हाइड आउट मुकम्मल कर ली है। एक जाइंटस होली स्टोन, एडवेंचरर्स एसोसिएशन रिपोर्टेशन 20 और एडवेंचरर्स एसोसिएशन कंट्रीब्यूशन 1000 का इनाम दिया जा रहा है। सिस्टम मुबारक हो, अपने गैर जानिबदार शहर थंडर एक्स सिटी को फ़ाल कर दिया है। एक थंडर एक्स क्रिस्टल, थंडर एक्स सिटी रिपोर्टेशन 100 और थंडर एक्स सिटी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 2000 का इनाम दिया जा रहा है। ये दोनों इत्तलात सैफ अली के जहन में 3 बार गूंज, जिसने इसे दंग कर दिया। थंडर एक्स सिटी को दरियाफ्त करने के इनामात यकीनन बहुत ज्यादा है। न सिर्फ मुझे 2000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले, बल्कि मैंने एक थंडर एक्स क्रिस्टल भी हासिल किया। सैफ अली ने हैरत से इस चमकते हुए गहरे सुनहरी क्रिस्टल को देखा जो उसके हाथ में नमूदार हुआ था। थंडर एक्स सिटी आइस फायर माउंटेन रेंज के अंदर गहराई में छुपा हुआ था। आमतौर पर खिलाड़ी उसके फाल होने के बाद रेंज के बैरूनी इलाके में मौजूद टेलीपोर्टेशन ईरे के जरिए ही शहर तक पहुंच सकते थे। किसी दूसरे एनपीसी शहर से थंडर एक्स सिटी में टेलीपोर्ट करना नामुमकिन था, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के लिए कसरत से दौरा करना तकलीफ दे था। ताहम एक तिजारती शहर के तौर पर थंडर एक्स सिटी मौके और वसाइल से भरा हुआ था। यहां तक कि अगर सफर कठिन और तकलीफ दे भी होता तो भी खिलाड़ी खुद को दौरा करने पर मजबूर करते। खुशकिस्मती से थंडर एक्स सिटी में दाखिल होने का एक से ज्यादा तरीका था। कोई भी शहर के खुसूसी टूल्स के जरिए ऐसा कर सकता था। शहर में 2 खुसूसी टूल्स थे जो खिलाड़ियों को आसानी से दौरा करने की इजाजत देते थे, थंडर एक्स अनसगिनिया और थंडर एक्स क्रिस्टल। अनसगिनिया सिर्फ इसे रखने वाले को थंडर एक्स सिटी में टेलीपोर्ट करने की इजाजत देता था, जबकि क्रिस्टल सारिफ को टेलीपोर्टेशन गेट खोलने की इजाजत देता था, जिससे खिलाड़ियों के एक बड़े ग्रुप को गुजरने की इजाजत मिलती थी, जिससे सफर के काफी वक्त की बचत होती थी। ताहम
इन टूल्स को हासिल करना खास तौर पर मुश्किल था। खिलाड़ियों को थंडर एक्स सिटी में एक आम रईस बनना पड़ता था, इससे पहले कि वो अनसगिनिया के लिए शहर के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का तबादला कर सकें। जहां तक थंडर एक्स क्रिस्टल का ताल्लुक है, कोई भी उस अकाउंट बनने के बाद ही कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ क्रिस्टल खरीद सकता था। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल करना पहले ही इंतहाई मुश्किल था, थंडर एक्स सिटी में रुतबा हासिल करने का तो जिक्र ही छोड़ दें। थंडर एक्स सिटी बहुत बड़ा था, जिसमें पेश करने के लिए अनगिनत कोर्स और मौके थे, लेकिन ऐसी बहुत कम कोर्स थीं जो सीपीज का इनाम देती थीं। मजीद बरा, खिलाड़ी उन कोर्स से सिर्फ थोड़ी तादाद में सीपीज कमाते थे जो इन्हें इनाम देती थी। सिर्फ आला दर्जे की कोर्स ही ज्यादा तादाद में इनाम देती थीं, लेकिन उनका मलना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। यहां तक कि सबसे ज्यादा मेहनती खिलाड़ी भी पूरे एक साल के काम के बाद 2000 सीपीज जमा करने में नाकाम रहेगा। दरी असना, थंडर एक्स क्रिस्टल खरीदने के लिए 5000 सीपीज दरकार थे। अगरचे थंडर एक्स क्रिस्टल के इनफरादी खिलाड़ियों के लिए महदूद इस्तेमाल थे, लेकिन ये गिल्ड्स के लिए इंतहाई मुफीद था। क्रिस्टल के साथ गिल्ड के अराकीन को शहर का सफर करने में वक्त ज़ाय नहीं करना पड़ेगा। जो वक्त उन्होंने बचाया, इससे वो थंडर एक्स सिटी में कहीं ज्यादा काम कर सकते थे। जिसके बाद सैफ अली ने थंडर एक्स क्रिस्टल को महफूज कर लिया और अपनी नजरें इस जायंटस होली स्टोन की तरफ मोड़ लें जो उसे ग्रेट एल्डर से मिला था। माजी में उसने जो कुछ सीखा था, उसकी बुनियाद पर एक्सप्लोरेशन क्विस्ट के इनाम में एपिक रैंक वाला जायंटस क्रिस्टल शामिल था। कोई भी इसे कन्वर्जन क्विस्ट को नजरअंदाज करते हुए 1000 लेवल 50 से ऊपर के खिलाड़ियों को जायंटस में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। बदकिस्मती से लेवल 50 से कम के खिलाड़ियों को थंडर एक्स सिटी का दौरा करना होगा और जायंट में तब्दील होने के लिए आमतौर पर कन्वर्जन क्विस्ट को मुकम्मल करना होगा। कन्वर्जन क्विस्ट की दरख्वास्त की फीस 20 गोल्ड फी शख्स थी। दूसरे लफ्जों में, इस एक्सप्लोरेशन क्विस्ट को मुकम्मल करके कोई भी दरख्वास्त की फीस में 20,000 गोल्ड से दस्तबरदार हो सकता है, जबकि मुंतखब खिलाड़ियों को परेशान कुन कन्वर्जन क्विस्ट को छोड़ने और जायंट नस्ल के रुकन बनने की इजाजत दे सकता है। ताहम ग्रेट एल्डर ने अभी सैफ अली को जो दिया था वो जायंटस क्रिस्टल नहीं था, बल्कि जायंटस होली स्टोन था। हैन फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक। जब सैफ अली ने जायंटस होली स्टोन का एट्रीब्यूट पैनल खोला तो वो हैरान रह गया। क्या ये किस्ट का इनाम कुछ ज्यादा ही फराख दिलाना नहीं है? जायंटस होली स्टोन फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक कदीम टाइटन नस्ल की बिल्ड लाइन को गाढ़ा करने के बाद बनाया गया एक मुकद्दस पत्थर। असर 1000 तक खिलाड़ियों को जायंट नस्ल में तब्दील करता है। हदफ बनाए गए खिलाड़ियों का लेवल 50 या इससे ऊपर होना चाहिए। कोई कोल डाउन नहीं। असर 2-3 तक जायंट खिलाड़ियों को टाइटन बिल्ड लाइन का एक हिस्सा अता करता है। कोई कोल डाउन नहीं। सैफ अली को 1000 खिलाड़ियों को जायंटस में तब्दील करने की होली स्टोन की सलाहियत के हवाले से कोई खास एहसासात नहीं थे। जिस जायंटस स्टोन के मिलने की उसे तवक्को थी वो भी ऐसा ही कर सकता था, लेकिन खिलाड़ियों को टाइटन बिल्ड लाइन अता करने की होली स्टोन की सलाहियत बहुत ज्यादा ताकतवर थी। गार्ड्स डोमेन की मुतादिद नस्लों में टाइटन की लाइफ रेटिंग देवताओं के सबसे करीब थी। देवता न होने के बावजूद टाइटनस देवता की सलाहियतों के एक हिस्से के साथ पैदा हुए थे। जब एक टाइटन टायर 6 का देवता बन जाता तो वो बेमिसाल हद तक खौफनाक हो जाते। ताहम किसी की लाइफ रेटिंग देवता के जितनी करीब होती, टायर 6 के मयार तक आखिरी हद को उबूर करना इतना ही मुश्किल हो जाता। सैफ अली की यादों के मुताबिक टाइटनस में से सिर्फ बादशाह ही टायर 6 तक पहुंचा था। यहां तक कि टाइटन सिटी के 10 औलिया भी टायर 6 के देवता नहीं थे। सैफ अली की राय में वो सिर्फ डेमी गार्ड्स थे। इसके बावजूद उनके पास टायर 6 के देवताओं का मुकाबला करने की ताकत थी। टायर 6 के गार्ड रैंक वाले खिलाड़ी टायर 6 के एनपीसी देवताओं का मुकाबला नहीं कर सकते थे। कोई भी आम टायर 6 का देवता टायर 6 के खिलाड़ी को बुरी तरह पेट सकता था। सिर्फ मुताद्दिद टायर 6 के खिलाड़ियों के पास टायर 6 के देवता के खिलाफ मौका था अगर वो मिलकर काम करें। यह तसव्वुर करना आसान था कि टाइटन डेमी गार्ड्स कितने खौफनाक थे। दरी असना, इसके सामने मौजूद जायंटस होली स्टोन जायंट खिलाड़ियों को टाइटन बिल्ड लाइन अता करने के काबिल था, जो उसकी हासिल करदा डार्क आयरन बिल्ड लाइन से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। मजीद बरा, वो 3 खिलाड़ियों को बिल्ड लाइन अता कर सकता था। ये टाइटन बिल्ड लाइन्स 3 फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स से भी ज्यादा कीमती थी। जायंट नस्ल गैर मामूली नस्ली खसलतें पेश करती थी अगर इस बिल्ड लाइन को मसावात में शामिल किया जाए।
सैफ अली ने यह तसव्वुर करने की हिम्मत भी नहीं की कि इस बिल्ड लाइन वाला खिलाड़ी कितना ताकतवर हो जाएगा। टाइटन्स तकरीबन कामिल वजूद थे, जायंट्स के बरक्स, जिनमें वाज़े खामियां थीं। इसके साथ जायंट्स में तब्दील होने वाले खिलाड़ियों की लॉटरी निकल आई है। जायंट्स होली स्टोन को देखते हुए सैफ अली खुद को कदरे रश्क महसूस करने से न रोक सका। जायंट खिलाड़ियों को अपनी प्रमोशन कोर्स को चैलेंज करते वक्त इंसानी खिलाड़ियों की निस्बत कहीं ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन टाइटन बिल्ड लाइन के साथ वो मुश्किल इतनी ज्यादा नहीं होगी। इस बिल्ड लाइन के साथ प्रमोशन कोर्स आम इंसानों की निस्बत ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब यह था कि जो माहिरीन जायंट्स बने वो कहीं ज्यादा बुलंदियों तक पहुंच सकते थे। जायंट खिलाड़ी टायर 5 तक पहुंचने के बाद खौफनाक हो जाएंगे, टायर 6 का तो जिक्र ही छोड़ दें। माजी में एक जायंट माहिर अपनी गिल्ड के बेपनाह वसाइल की बदौलत टायर 5 तक पहुंच गया था। चाहे वो टायर 6 के गार्ड रैंक वाले माहिरीन का मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत था या नहीं, वो गार्ड्स डोमेन में टॉप 20 टायर 5 खिलाड़ियों में शामिल था। इन टॉप 20 टायर 5 के माहिरीन ने सबसे आला दर्जे का साजो सामान पहन रखा था, कम अज कम एक लेजेंडरी आइटम रखी थी और खुसूसी लिगेसीज का इस्तेमाल किया था। उनके जंगी मेयारात गार्ड्स डोमेन की मुतलक बुलंदी पर थे। फिर भी इस टायर 5 के जायंट माहिर ने सिफर लेजेंडरी आइटम्स रखने के बावजूद खुद को टॉप 20 रैंक्स में शामिल कर लिया था। यह तसव्वुर करना आसान था कि जायंट नस्ल कितनी ताकतवर थी। अगर मुमकिन होता तो सैफ अली भी जायंट में तब्दील हो जाता और टाइटन बिल्ड लाइन भी हासिल कर लेता, लेकिन वो एक गिल्ड लीडर था। इसे गेम में बहुत से मामलात से निपटना था जिनके लिए इसका इंसान रहना जरूरी था। वो महज जायंट बनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। सैफ अली फिर ग्रेट एल्डर की हवेली से रवाना हुआ और सिटी हॉल की तरफ चल पड़ा। यही वो बुनियादी वजह थी जिसके लिए इसने थंडर एक्स सिटी को फाल किया था। थंडर एक्स सिटी के वसाइल सी ऑफ ट्रीज के वसाइल से कहीं ज्यादा थे। दोनों शहर बिल्कुल मुख्तलिफ सतहों पर थे। माजी में पहले और दूसरे दर्जे की गिल्ड्स को दरकार तकरीबन 10% कच धातें और जड़ी बूटियां थंडर एक्स सिटी से हासिल की गई थी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।